चलो भाई स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एडवांस लेक्चर नंबर 1। तो आज की क्लास बेसिकली ये जो एडवांस लेक्चर की सीरीज है ये किसके लिए बेनिफिट है करेगी, ऑब्वियसली पहले मैं वही डिस्कस करना चाहूंगा। ये लेक्चर्स उनको देखने हैं जिन्होंने रेगुलर क्लासेस में लेक्चर्स पूरे कवर किए हैं, मतलब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का बैच के अंदर पूरे टॉपिक्स कवर किए हैं तो आपको इन लेक्चर्स का बेनिफिट होगा। ये जनरली टॉप रैंक्स के लिए हैं, मतलब अगर हम लोग टॉप 1000 AIRs की बात करें ये उनके लिए टॉपिक्स हैं। दीज आर द टॉपिक्स जो बहुत ही चांसेस कम हैं जिसके कि मतलब जैसे एग्जाम में होता है ना रैंक सेपरेटिंग करने वाले टॉपिक्स, तो ये वैसे वाले टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, इनके आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं पर आ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग आज की बात करें तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पहले कम आते थे क्वेश्चन, अब पिछले कुछ साल से एक दो बार क्वेश्चन आए हैं, तो वैसा टॉपिक हो गया ये। ठीक है, जैसे मैं बात करूं समरफील्ड मॉडल है फॉर एग्जांपल, उसका चांसेस बहुत रेयर कि वो आएगा, बट अगर आ जाता है तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो मैं चाहूंगा आप लोग स्किप ना करो। फिर इनका बेनिफिट आपको जब आप AITS जैसे एग्जाम देते हो, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देते हो, या आप दूसरे इंस्टीट्यूट्स की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो उसमें भी इनके क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं बिकॉज वो टफ बनाना चाहते हैं पेपर। तो दीज आर फॉर देम, मतलब आप ये बोलो कि सर मैं सीधा एडवांस लेक्चर लगा लूं और मैं पहले वाले जो रेगुलर क्लासेस है वो मैंने नहीं लगाए, तो इसका कुछ समझ नहीं आएगा ना, ऐसा कुछ बेनिफिट है। ये आपका है कि चैप्टर क्लास में कवर हो गया है, फिर आपको कुछ एडवांस लेवल चीजें करनी है, तो दिस आर फॉर देम। ठीक है, इसी सीरीज में मैंने नरेंद्र अवस्थी के भी क्वेश्चंस रिकॉर्ड करे और भी चीजें करेंगे। तो आपको वो सब क्वेश्चंस अवस्थी एंड ऑल, उसमें भी जैसे टफ बुक्स हैं जो, उसमें भी जो क्वेश्चंस है वो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, स्पेशली लेवल 2। तो आपको लेवल 2 का सॉल्यूशंस दिखेंगे तो आप देखोगे उसमें ये कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको इन लेक्चर्स के बाद करनी है, समझ गए? तो पहले ये लेक्चर्स, पहले आपने नॉर्मल क्लासेस कवर किया, सब जितना कोर्स दिया है वो कवर करके फिर आप इस क्लास में आओगे, फिर इसके बाद आप अवस्थी एंड अदर बुक्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज क्या होगा, सबसे पहले आज के अंदर कुछ टॉपिक्स मैं बता देता हूं जो हम लोग इस चैप्टर में इस लेक्चर में बेसिकली कवर करेंगे। एक हम लोग कवर करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि बहुत ज्यादा इन डिमांड है। इसके अंदर ना मैं दो तीन रिलेशंस आपको बता देता हूं। एक हम लोग इसके अंदर करेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, एक ये लॉ होगा इसके अंदर, बोल्ट्जमैन कर्व बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन करेंगे। एक इसके अंदर इक्वेशन आती है वीन्स लॉ। ठीक है, तो वीन्स की स्टेटमेंट करेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं, ये दोनों इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अगेन बहुत एडवांस लेवल है, स्टीफन बोल्ट्जमैन तो सीधा MSc लेवल पे आ जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, इसके कुछ क्वेश्चंस आपके अवस्थी में थे, तो ये टॉपिक करने के बाद आपको वो वाला टॉपिक आसान लगेगा। और आज से मतलब कुछ 30 साल पहले के टाइम पे, ठीक है, जैसे 95 में इसका क्वेश्चन आया था, 95 सोच रहे हो, बहुत 30 साल हो गए ऑलमोस्ट, तब ये क्वेश्चन आया था। तो ये वो वाले टॉपिक है जिसके अब चांसेस बहुत कम है, पर चलो कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो हमको आइडिया रहेगा। ठीक है, इसके दो तीन क्वेश्चन अवस्थी में भी मैंने लेवल 2 में सॉल्व करवाए हैं। देन देयर इज आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी इक्वेशन। आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी इक्वेशन होती है, ये वो है कि जब थोड़ा सा हाइपर टफ वाले क्वेश्चन बनाने होंगे उनको, ठीक है, इसमें मास में चेंज हो जाता है। वैसे ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में आप लोग देखेंगे, पर चलो यहां पे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जब भी बहुत ज्यादा तेज पार्टिकल्स होते हैं तो उनका मास में चेंज आता है, वो हम लोग देखेंगे। देन वी विल डू समथिंग कॉल्ड समरफेल्ड्स मॉडल। अगेन इसके ऊपर चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने डिमांड करा कि सर समरफील्ड मॉडल ये करा दो, तो ये हम लोग कवर करेंगे। एंड देख कॉन्सेप्ट आपका एक्सचेंज एनर्जी का, एक्सचेंज एनर्जी की बात मैं पहले ही बता देता हूं, जितना जरूरत थी उतना आपको ऑलरेडी क्लास में करवाया गया था। यहां पे इन कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करी जाती है, वो वाला पार्ट आपको मैं यहां पे करवा दूंगा। इसके अलावा एक टॉपिक में और है, यहां पे लिखा नहीं है, एक टॉपिक हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मास करेक्शन, ये भी आज इसी में कवर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास करेक्शन, तो मास को कैसे करेक्ट किया जाए ये टॉपिक भी देखेंगे। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल है, बट चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड मास, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समथिंग कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? यार देखो, ब्लैक बॉडी ना, पहले तो आइडिया समझो एग्जैक्टली आपके साथ कहां पे हम लोग जब भी कोई बॉडी हीट करते हैं, ब्लैक बॉडी क्या भी समझेंगे, पर पहले हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट सीखते हैं। किसी चीज को हीट करे तो क्या होता है। जैसे यहां पे मेरे पास एक आयरन रॉड है, जैसे आयरन रॉड को मैंने हीट करा, जब आप उसको हीट करते हो ना तो धीरे धीरे क्या होता है, वो पहले लाल दिखती है। ठीक है, पहले इसका कलर क्या होगा, पहले इसका कलर लाल होगा, रेड। ठीक है,
फिर जैसे 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 आप ज्यादा हीट करोगे तो ये क्या होने लग जाता है, ये मतलब आपको मैं बताता हूं। रेड हो गया, ठीक है, तो विबग्योर का कलर याद रखो, विबग्योर होता है ना VYGGYOR। तो पहले रेड है, फिर ये ऑरेंज होगा, फिर ये येलो होगा, फिर ये ग्रीन होगा, फिर ये ब्लू होगा, फिर ये इंडिगो कलर लेगा, लास्ट में वॉयलेट कलर लेता है। मतलब कोई बॉडी को जब हम लोग हीट करने चाहते हैं तो सबसे पहले, ये कोई बॉडी मतलब किसी भी बॉडी, ये आपको मेरे को सबको, लोहा हो पत्थर हो कुछ भी हो, उसको जब आप हीट करोगे ना शुरू में वो रेड रहता है। जैसे ये हीट करा शुरू में रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, ये कलर आपको दिखने लगते हैं। फॉर दैट मैटर इससे पहले ये IR में भी कलर रहता है और इसके बाद आपके कलर UV एंड सो उसके जाते हैं। बट ऑब्वियसली हमारे लिए जो विजिबल रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक की है। तो दिस इज द विजिबल रेंज, ये आपकी विजिबल रेंज है जहां पे आप लोग क्या कर सकते हो, जहां पे आपको दिखता है। तो कोई बॉडी जब हीट हो रही होती है, फॉर दैट मैटर अभी मेरे से IR रेडिएशंस भी निकल रहे हैं पर हमको दिख नहीं रहे। यस, तो जैसे कोई बॉडी दिखती है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, मतलब मेरा कलर जो मेरे स्किन टोन है, जैसे थोड़ा सा आई वुड से लाइटिश है तो, या विटिश बोल लो तो विटिश है, ये कहां से, ये क्या है, किसी का बहुत गोरे होते हैं, कोई बहुत डार्क होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या, दिखने का कॉन्सेप्ट। जैसे ये पेन है, मार्कर है, ब्लैक कलर का है, ठीक है, जैसे ये बॉटल है, ब्लू कलर की है। अब पॉइंट बीइंग कि ये कोई चीज के जो कलर्स हैं वो एग्जैक्टली किस तरह से बनते हैं और हीट करने पे कैसे चेंज होते हैं, उसी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। समझ गए बात। तो ये कोयला जैसे गर्म किया, ये देखना जरा, कोई बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, ऑरेंज की तरफ जाएगा, धीरे धीरे करते करते ब्लू भी तक पकड़ता है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है आपका, तो इसी को समझना है। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब देखो जरा, ये यहां पे लिखा है, वी ऑल आर फेमिलियर विद द ग्लो ऑफ हॉट पीस ऑफ मेटल विच गिव्स ऑफ विजिबल लाइट हुज कलर वेरीज विद द टेंपरेचर ऑफ द मेटल ग्रोइंग फ्रॉम रेड टू येलो टू व्हाइट एंड इट बिकम हॉटर एंड हॉटर। ऑब्वियसली और फ्रीक्वेंसी भी लगती है जिसको हम लोग देख सकते हैं, कुछ को नहीं देख सकते। वो चीज यहां पे मैंने बोली कि कुछ को देखा जा सकता है, कुछ को नहीं देखा जा सकता। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग अ बॉडी, ठीक है, कि किसी बॉडी को जब हीट किया जाता है तो वो किस तरह से दिखती है। अब देखो यार, कभी भी एक लाइट, मैं तुम्हें एग्जांपल दे देता हूं। मान लो दिस इज अ बॉडी, एक बॉडी है ये, ठीक है, एक बॉडी है यहां पे, दिस इज अ बॉडी। अब किसी भी बॉडी पे अगर मैं लाइट फेंकता हूं, तो लेट्स से मैंने यहां पे लाइट फेंकी, ठीक है। अब इसके मल्टीपल ऑप्शन है। एक है दिस इज द लाइट दैट इज कमिंग, ये लाइट आपकी आ रही है। अब एक हो सकता है ये क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। तो कुछ पार्ट होता है, सम पार्ट, कुछ पार्ट है इसका, ठीक है, सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड। तो लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ होता है जो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट विल बी एब्जॉर्ब, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ पार्ट एब्जॉर्ब, कुछ इसके थ्रू पार हो जाता है। तो कुछ पार्ट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट, और कुछ पार्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, दैट इज एब्जॉर्ब। तो आपकी जो लाइट है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कभी भी कोई लाइट आ रही, लाइट इज बेसिकली एनर्जी। तो किसी बॉडी पे एनर्जी फेंकते हो, कुछ वो एब्जॉर्ब करती है, कुछ वो ट्रांसमिट होने देती है, और कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देती है। इस तरह से बेसिकली चलता है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, आइडिया मैं बताता हूं, रफली इन दोनों को एक ही पार्ट मानते हैं कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट ट्रांसमिट। एब्जॉर्ब वाला भी ट्रांसमिट में डाल देते हैं जनरली। अब ये है लाइट का हिसाब। कोई भी एनर्जी, लाइट इज व्हाट, इट इज एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स में एनर्जी होती है। तो एनर्जी को जब आप लोग किसी बॉडी पे फेंकते हो तो ये उसके साथ होता है। वही चीज यहां लिखी हुई है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मैटर, पार्ट इज एब्जॉर्ब, पार्ट इज रिफ्लेक्टेड एंड पार्ट इज ट्रांसमिटेड। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आता है कि पार्टली होता है, दिस हैपेंस पार्टली, मतलब लाइट किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर पड़ रही है तो कुछ कुछ पार्ट में करता है, कुछ रेडिएशंस करेगा, कुछ नहीं करेगा। मतलब जैसे ये एब्जॉर्ब हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ट्रांसमिट हो गया, कुछ भी हो तो कुछ करेगा। जैसे मर्जी है, ये बॉडी की मर्जी है कि यार ये मेरा पार्ट है, मेरे को इतनी ये पसंद आ रही है, लाल लाइट पसंद आ रही है, मैं लाल कर लूंगा, ठीक है, ऑरेंज आ रही है, मैं ऑरेंज कर लूंगा। इस तरह से होता है जनरली, बॉडीज का ऐसे होता है। अब अगर मैं यहीं पे बात करूं ब्लैक बॉडी की, तो व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी क्या भला है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं ब्लैक बॉडी की, ब्लैक बॉडी, पहले तो इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। पहली बात ये क्या है, इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है इन द सेंस कि आपकी परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमारे पास अभी तक नहीं है। हम क्लोज बना सकते हैं पर 100% ब्लैक बॉडी परफेक्शन वाली हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसका एग्जांपल दूंगा किस तरह से बना सकते हैं, बट आइडिया ये है कि ब्लैक बॉडी वो होती है जो कि उस पे जो भी रेडिएशन पड़ेगा वो पूरा एब्जॉर्ब भी कर लेता है
और पूरे रेडिएशन ट्रांसमिट भी कर लेता है। तो ये ऐसा है जो कि क्या बोलेंगे, अगर इस पे कुछ भी पड़ता है तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर है, ये हर लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इट इज द परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब हर एक टाइप की, हर एक वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब कर सकता है। उसी तरह से ये क्या होगा, ये परफेक्ट ट्रांसमीटर। जब इसको हीट करते हैं, किसी भी बॉडी को हीट करेंगे लाइट छोड़ता है ना, तो ये जो होगा ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होगा और ये परफेक्ट एमिटर भी होगा। मतलब ये हर तरह की रेडिएशंस को रिलीज भी कर सकता है। तो कैन एमिट ऑल वेवलेंथ्स, यही लिख देता हूं। तो ये क्या होता है, कैन एमिट ऑल वेवलेंथ्स, हर टाइप की लाइट को ये एमिट कर सकता है। कब करेगा, ऑब्वियसली ऑन हीटिंग। जब आप हीट करते हो किसी बॉडी को तो ये सारी वेवलेंथ्स को एमिट कर सकता है। एंड एब्जॉर्ब क्या कर सकता है, परफेक्ट एब्जॉर्ब का मतलब कैन एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ्स, ऑल वेवलेंथ। तो हर टाइप की वेवलेंथ को इस पे एब्जॉर्ब भी कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी जो कि हर टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, और जब हीट करेंगे, जब से मैंने इसको हीट करा, यहां पे आप इसको हीट कर दो, जैसे मैंने इसको हीट करा, हीट करने पे ये हर एक जो भी रेडिएशन अब्सॉर्ब कर रहा है उसको एमिट कर देगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। वही लिखा है, ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्सॉर्बर एंड एमिटर। मतलब उसमें ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट हम लोग मानते ही नहीं है, ठीक है। परफेक्ट या एब्सॉर्ब होगी, और जो एब्सॉर्ब हो गई हीट करने पे वो एमिट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड योर ब्लैक बॉडी। अब कॉन्सेप्ट आता है, ये जो ब्लैक बॉडी है ये हरकत करिए, इट कैन एमिट एवरीथिंग, इट कैन एब्सॉर्ब एवरीथिंग। एमिट होगी हीट करने पे बाद, तो वही यहां लिखा हुआ है, दैट इज अ ब्लैक बॉडी कैन एब्सॉर्ब और एमिट वेवलेंथ ऑफ एनी रेडिएशन। तो ये इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है, ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, दैट इज व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर इट स्टार्ट्स टू ग्लो। यस, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले क्या कलर होता है, याद है, वही उल्टा। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो शुरू में रेड होगा, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इट ग्लोज विद द कलर चेंजिंग फ्रॉम रेड टू ऑरेंज। वही सब जो मैंने बताया, करते करते करते, दैट मीन्स। अब आप वेवलेंथ बताओ, अगर आपको याद हो तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, वेवलेंथ इधर बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है ना। तो इसका क्या होगा, इसकी होगी मिनिमम वेवलेंथ। तो दिस विल हैव मिनिमम वेवलेंथ एंड इसी तरह से इट विल हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये तो बात आई थिंक समझ आ रही है हम लोगों को। और अगर मैं यहां बात करूं, इसकी क्या हो जाएगी, इसके पास होगी मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसके पास होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एंड आई थिंक ये बात बिल्कुल डिट्टो सही है, बिकॉज जब आप हीट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। हीट करने पे अगर एनर्जी मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ये बंदा ये मिनिमम एनर्जी का है, दिस इज मिनिमम एनर्जी, ठीक है, दिस इज मिनिमम एनर्जी। एंड ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम एनर्जी। और अगर मैं किसी को हीट कर रहा हूं तो वो हमेशा मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी की तरफ जाएगा। अगर मैं वेवलेंथ के टर्म्स में बात करूं तो मैक्सिमम वेवलेंथ से मिनिमम वेवलेंथ पे जा रहा है, मतलब हाई से लो। तो वही लिखा है यहां पे, इट मींस इट शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो किसी भी बॉडी को जब आप हीट कर रहे हो, हमको जनरली जो बात करनी होती है वो फोटॉन्स के टर्म में करनी होती है, वेवलेंथ के टर्म में करनी होती है, बिकॉज यहां जो ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो वो वेवलेंथ के ग्राफ करेंगे दोनों का। मैं अभी एनर्जी को, इसी एनर्जी को वेवलेंथ से भी रिलेट करूंगा और फ्रीक्वेंसी से भी करूंगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन हाँ, पहले इस ब्लैक बॉडी को ना थोड़ा समझ लेते हैं, ये इसके ऊपर आएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ब्लैक बॉडी। आइडल ब्लैक बॉडी जो कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, हम वही बोल रहे हैं कि एक ऐसी बॉडी जो कि सारी एब्जॉर्ब भी कर ले और सारी एमिट भी कर दे, ऐसी बॉडी हमें कहां दिखती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, पूरा एब्जॉर्ब पूरा एमिट रियल में नहीं है हमारे पास। पहली बात तो ये, आइडल ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी क्लोज अप्रोक्सीमेशंस है हमारे पास। तो पहले यही बात क्लियर कर लेता हूं, आइडल ब्लैक बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब ऑल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, विच इज आइडल। समझ रहे हो, इट डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात, आइडल मींस इट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडल ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन जो है वो यही है कि एक ऐसी बॉडी जो सब एमिट कर ले, सब एब्जॉर्ब कर ले, उसको ब्लैक बॉडी बोलेंगे। पर ये रियल में हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब पॉइंट आ जाता है कि चलो एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल है क्या, क्लोज एग्जाम्पल। रियल में तो कोई है नहीं, लेकिन व्हाट आर द क्लोज अप्रोक्सीमेशंस। 100% तो नहीं है, पर क्लोज अप्रोक्सीमेशन बताओ।
तो सबसे क्लोज होता है आपके स्टार्स हो गए या आपके ब्लैक होल्स हो गए, ठीक है। ये जो हैं दीज आर क्लोज, मतलब ये 99% इनको आप ब्लैक बॉडी बोल सकते हो, ठीक है। प्लैनेट्स बेसिकली फॉर दैट मैटर, ये आपकी क्लोज अप्रोक्सीमेशन है। पर सर ये तो धरती के पार चले गए, दूसरे गोले में चले गए, हमको तो अपने गोले में चाहिए। यस, तो अगर मुझे, ये तो हो गया इन यूनिवर्स, ठीक है। अगर अपने लेवल पे देखना हो, अपने लेवल पे भी दिखाता हूं। अपने लेवल पे ना हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन है। आपको क्या करना है, आपको एक ब्लैक बॉडी, मतलब एक गोल फुटबॉल, मान लो फुटबॉल लेना है, उसमें एक, ये फुटबॉल है ऐसा फुटबॉल, इसमें एक छोटू सा होल करना है, बिल्कुल छोटा सा। यहां पे एक छोटा सा होल किया आपने, यहां पे, इसको बोलते हैं पिन होल। पिन होल मतलब जिस, अगर ये तुम देख सकते हो तो वो पिन होल नहीं है, ठीक है। ऐसा होल जिसको आप ना देख ना सको, जिसको आप ना देख सको, उसको बोला जाता है पिन होल, ठीक है। तो एक पिन होल जितना छेद करना है और उससे आपको लाइट ट्रांसमिट करनी है। तो इससे क्या होगा, यहां पे आप लाइट ट्रांसमिट करेंगे, बस ये समझ आ गया। तो अब क्या होगा, अब यहां से अगर कोई लाइट अंदर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी। लाइट आती है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगी तो यहां एब्जॉर्ब होगा, पहले यहां भी एब्जॉर्ब होगी। मान लो एग्जांपल देता हूं कि हमने 100 जूल की लाइट को भेजा, तो मान लेते हैं यहां पे 10 जूल यहां पे एब्जॉर्ब हो गया, 90 पार हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर ये 90 जो थी वो यहां पे 10 एब्जॉर्ब हो जाती है मान लेते हैं, और 80 रिफ्लेक्ट कर देगी, तो ये 80 रिफ्लेक्ट हो गई। ये 80 में से 10 एब्जॉर्ब होगा और 70 क्या होएगा, रिफ्लेक्ट होगी। तो करते 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 बहुत सारी इस तरह से रिफ्लेक्शंस होती हैं। करते 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 हम क्या बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी जो लाइट है वो इवेंचुअली एब्जॉर्ब हो जाती है। 100% एब्जॉर्प्शन हो गई, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं, पूरा एब्जॉर्ब हो, ठीक है, पूरे का पूरा एब्जॉर्ब हो। तो 100% एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करना है, एक बॉडी लेनी है, स्फेरिकल बॉडी बॉल ले लो आप, और उसको अंदर से काला रंग दे दो। काला सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, यस। तो आपने उसको पिन होल के थ्रू लाइट फेंकनी है, तो पूरी रिफ्लेक्शन होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। ऑब्वियसली थोड़ी सी इधर से बाहर भी जाएगी, यस, इसलिए 100% तो नहीं है, पर हाँ, दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो धरती पे आपको मिल सकती है। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स नहीं है, ये प्लैनेट्स है। Planets are very close approximation of black body, ठीक है। A sphere with pinhole which is blackened inside is also close to black body. जब लाइट एंटर करती है, it suffers infinite number of reflections resulting in almost 100% absorption. तो this is the concept of black body, मतलब एग्जांपल्स है कि यार ये हमारे पास जिंदगी में अवेलेबल है, ठीक है। अब इनके ऊपर सवाल आता है कि ये तो बता ही दिया, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट एमिटर, तो ये तो अब हमें याद हो गया। बट अब आती है इंपॉर्टेंट बात। ये तो हो गया कि ब्लैक बॉडी क्या है, नेचर में है, उसका बेसिक नेचर आइडिया दे दिया ब्लैक बॉडी का। पर अब कॉन्सेप्ट आता है कि ब्लैक बॉडी में, मैंने बोला सारी की सारी वेवलेंथ निकल सकती है, हीट करोगे सब निकलता है, पर सब इक्वल इंटेंसिटी से नहीं निकलता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप देखोगे, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, दिस इज द ब्लैक बॉडी। अब इससे सब लाइट्स निकल, एग्जाम्पल अभी मैं विजिबल की बात करता, चलो इससे हमारे पास 7 लाइट्स निकल रही हैं, ठीक है। चलो ये भी निकल, अभी 3 लेते हैं, तो मान लो इससे ग्रीन भी निकल रही है, ऑरेंज भी निकल रही है, येलो भी निकल रही है, रेड ले लेते, चलो तीनों निकल रही है। पर हो सकता है, इंटेंसिटी याद है, ब्राइटनेस, हो सकता है कि इसमें से ग्रीन येलो जो है, यहां पे येलो कर लेता हूं, अब ये दिख येलो रही है, हीट करा येलो दिख रही है। तो अगर येलो दिख रही है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी क्या है, जो कलर दिखता है ना उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्स होती है। तो एक बॉडी को, एक ब्लैक बॉडी को मैंने क्या करा, ये ब्लैक बॉडी थी, इसको मैंने हीट कर दिया। हीट करने पे मेरे को ये येलो दिख रही है इस टाइम पे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ येलो कलर निकाल रहा है, नहीं, निकालता सारा है, कलर सारे निकलते हैं, ठीक है, वेवलेंथ सारी रिलीज होंगी, बस जो दिख रही है, अगर येलो दिख रहा है, अगर येलो दिख रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, इफ येलो इज विजिबल, येलो कलर इज विजिबल, इसका मतलब होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑफ येलो कलर, इज ऑफ येलो कलर। तो अगर कोई ब्लैक बॉडी है हमारे पास, वो कलर सारे ही निकालेगी, लेकिन उसमें से जो दिख रहा है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पूरा आगे का टॉपिक चलेगा कि अगर हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है, वो रिलीज सब कुछ करेगा, बट जो दिखेगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का ही दिखेगा। जैसे अगर मैं अपने आप को ब्लैक बॉडी मानूं, तो मान लो मेरा कलर वीटिश है, तो वीटिश वाले जो फोटोन है सबसे ज्यादा निकल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं रेड नहीं निकल रहा, इसका ये मतलब नहीं ग्रीन नहीं निकल रहा, सब निकल रहा है, पर दिख कैसा रहा हूं मैं, जो दिखता है ना वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है। जैसे ये पेन है, ब्लैक है, मतलब इसमें ब्लैक वाला सबसे ज्यादा होगा। जैसे ये बॉटल है, ब्लू है, इसमें ब्लू फोटोन के सबसे ज्यादा निकल रहे होंगे। तो आइडियली
अगर हम लोग मान के चले कि जो दिखता है वो होता है जिसके सबसे ज्यादा फोटॉन्स, मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी निकलती है, ठीक है। तो वही बात यहां पे है, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन हैपन एट एवरी वेवलेंथ बट नॉट विद द सेम इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी वेवलेंथ विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर, अब जैसे ये अभी काला है, अगर मैं इसको बहुत हीट करूंगा लाल होगा, और हीट करूंगा ऑरेंज होगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड आपके टेम्परेचर पे करेगा। इट डजंट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द ब्लैक बॉडी। कोई भी बॉडी लो, आपको अगर मैं गर्म करना शुरू करूं, आपका तंदूरी बनाऊं, तंदूरी चिकन बनाऊं, तो उसमें यही है, शुरू में लाल, लाल से ऑरेंज, ऑरेंज से ये इस तरफ जाएगा। यस, कभी भी कोई बॉडी को हीट करना, आपको समझ आएगा कि हाँ बात तो सही बोल रहे हैं। यस, तो चलो फिर अब इसके ऊपर बनाना होता है एक ग्राफ, और यहां से अब चीजें वो हैं जो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। ब्लैक बॉडी का आइडिया लग गया, फिर से एक बार पूरा सुन लो। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो सारी जो भी वेवलेंथ आती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब हीट करते हैं तो सारी रिलीज कर देती है। पॉइंट ये है कि रिलीज जब होगा सब बराबर इंटेंसिटी पे नहीं होगा, जिसके सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो कलर आपको विजिबल होगा। ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी के एग्जांपल्स क्या हैं, धरती के ऊपर एक ऐसी स्फेरिकल बॉल ले लो जिसको अंदर से काला कर दो और उससे पिन होल का छेद कर दो, वहां से लाइट मारोगे तो पूरी लाइट इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस होकर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये हो गया धरती पे एग्जांपल। वैसे स्टार एंड प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज अप्रोक्सीमेशंस, वो सारी की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सारी की सारी ऑन हीटिंग रिलीज भी कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अब सवाल उठता है ग्राफ का, बिकॉज अब जैसे मेरे को एक चीज समझ आई कि सब रेडिएशंस, यहां पे लिखा भी हुआ है कि इनमें से कोई एक रेडिएशन होगी जो दिखेगी, पर रिलीज तो सारी हो रही है। तो अब हमको ये ग्राफ देखना है। ग्राफ इज बिटवीन जस्ट अ मेजर ऑफ एनर्जी। एक ग्राफ जो है ये बड़ा टेढ़ा ग्राफ है, ये एनर्जी एग्जैक्टली एनर्जी नहीं है, बट एनर्जी का एक यूनिट है, इंटेंसिटी बोल सकते हो अभी के लिए, कि इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इसका ग्राफ बनाना। और ग्राफ इज एक्चुअली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ये ग्राफ बनाते हैं। दिस इज, ओ तेरी, ये कैसे है भैया, हाँ ये आ गया हमारे पास, यहां पे ले लेते हैं और यहां पे हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब जो ग्राफ बन रहा है ना, ये किसके बीच में है वो समझना ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअल में इट इज समथिंग कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। दिस इज समथिंग कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। रियल में ये एनर्जी डेंसिटी होता है। अब तुम मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होता है आपका रियल में दिस एनर्जी डेंसिटी इज दिस, ठीक है। बट अभी के लिए आप ऐसा समझ लो, इट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी। तुम इसको इंटेंसिटी मानो, और जेई जब सवाल पूछेगा ना इंटेंसिटी मान के पूछेगा, तो दिस इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। आप इसको रियल में इंटेंसिटी होता नहीं है, पर क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग उसको इंटेंसिटी बोल देते हैं। तो इंटेंसिटी एनर्जी भी मोटा मोटा सेम मान सकते हो। इधर मुझे लेना है वेवलेंथ। यहां पे मैं बना रहा हूं दिस इज ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड दिस। तो ये मेरा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गई, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑब्वियसली आपकी मीटर में रहती है जनरली, ठीक है। चलो अभी होता है ऐसे यूनिट में, तो ये वेवलेंथ होगी, लैम्डा से मैंने इसको डिनोट कर दिया। तो वेवलेंथ उस तरफ बढ़ रही है, इंटेंसिटी इस तरफ आ रही है, ठीक है। अब सवाल आता है, ये जो ग्राफ आपका होगा, ठीक है, ये ग्राफ को किस तरह से दिखता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये ग्राफ ना कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। ये है, ये टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ग्राफ है। तो आपका जो टेम्परेचर है यहां पे, लेट्स से दिस इज क्लोज टू 300 केल्विन, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर हो गया, वैसे 310 है रूम टेम्परेचर, पर चलो ठीक है, इतना मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, तो ये जो ग्राफ है ना, ये शिफ्ट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं तो उससे आइडिया लगेगा। इसको ना आप रेड कलर दे दो, ठीक है, ये रेड पे बना देते हैं, मान लेते हैं, तो आपको आइडिया और अच्छा लगेगा। इसी तरह से बनाना, जब बनाओगे तो ये मान लो 300 केल्विन है, ठीक है, लाल रंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो आपको पता है कलर क्या थे, ये रेड, ठीक है, विबग्योर बनाता हूं, तो VIB GYOR, ठीक है, GYOR, तो ये हो गया मेरे पास। अब आइडिया ये है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो जो उसका पीक है वो थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ा, तो मान लेते हैं टेम्परेचर आपका लेट से 1000 केल्विन है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो पीक जो है इसकी वो शिफ्ट कर गई। इसकी पीक का है, ये शिफ्ट इसकी पीक है, ठीक है। इसकी पीक का है, इसकी पीक यहां पे है, ये इसकी पीक आ गई। इसको लैम्डा मैक्स बोलते हैं, तो दिस इज लैम्डा मैक्स, ठीक है। ये लैम्डा मैक्स इसका हो गया, और इसको भी बोलते हैं हम लोग लैम्डा मैक्स, इसका लैम्डा मैक्स ये हो गया। अच्छा, अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाता हूं तो ये और चेंज होगा। मान लेते हैं ये ग्रीन हो गया अब, ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, तो ये ऐसा इस तरह से ये आ गया।
तो ये अब की बारी क्या हो गया, ग्रीन हो गया, तो ये इसका लैम्डा मैक्स आ गया। ये टेम्परेचर लेट्स से अब मान लो 3000 केल्विन है, ठीक है। अच्छा और बढ़ा दो, अगर मैं और बढ़ा देता हूं तो अब ये कलर चेंज करेगा, ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके ऐसे अब ब्लू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लैम्डा मैक्स ऑफ ब्लू। तो अब ये टेम्परेचर लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं 6000 केल्विन है। तो आइडिया ये है इस ग्राफ में, ग्राफ रियल में देखना चाहते हो ऐसा दिख रहा है, थोड़ा अगर आप बनाओगे तो इस तरह से बनाना, ठीक है। बस मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, काम की चीज सुनो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो पीक है, देखना टेम्परेचर 300 से 6000 की तरफ लेके गए हैं, तो पीक जो है, पीक पॉइंट देखो सबके, अब मैं कौन सा कलर से लूं, इस ले लेता हूं, ये पीक, ये पीक, ये पीक, ये पीक। तो पीक जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो वेवलेंथ कम की तरफ शिफ्ट हो रही है। आई थिंक एंड दैट मेक्स सेंस, यस, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होनी चाहिए, हाँ या ना, है ना। तो वेवलेंथ क्या है, कम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पीक पहले यहां थी, ये इनिशियल पीक है, फिर यहां आ रही है, फिर यहां आ रही है, फिर यहां आ रही है। तो मुझे दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो मेरा लैम्डा मैक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक बात तो मुझे ये समझ आई, लेकिन ये लैम्डा मैक्स क्या भला है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, व्हाट इज लैम्डा मैक्स, सवाल उठता है ये लैम्डा मैक्स क्या भला है। तो लैम्डा मैक्स क्या मैक्सिमम वेवलेंथ है जो वो रिलीज कर रहा है ब्लैक बॉडी, नहीं, इट इज द वेवलेंथ जहां पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आ रही है। मतलब अगर मान लो 300 केल्विन पे आपने बॉडी को हीट करा, वो लाल रंग का दिख रहा है, तो ये लाल वेवलेंथ को हमने बोल दिया लैम्डा मैक्स। क्या बाकी वेवलेंथ निकल रही है, पर इसको बोल दिया। अच्छा, जैसे 6000 केल्विन पे ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू के बाद क्या बाकी कलर्स दिख रहे हैं, ब्लू से ज्यादा वेवलेंथ वाले कलर्स भी होंगे, तो इट इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा मैक्स क्या होता है, पहले ये लिख लो, लैम्डा मैक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम वेवलेंथ, इट इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ। लैम्डा मैक्स का मतलब है वो वेवलेंथ जहां पे आपको क्या हो रहा है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिख रही है, ठीक है, वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व। तो ये होता है आपकी लैम्डा मैक्स। तो दिस इज द वेवलेंथ at which maximum intensity is observed, maximum intensity is observed। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा मैक्स। तो वो जो दिख रहा है बेसिकली, तो आप देखोगे किसी भी बॉडी को, सेम ही बॉडी को मैंने हीट करा, 300 पे करा तो लाल दिख रही है, तो ये लाल वाली वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है। 1000 पे ऑरेंज दिख रही है तो वो लैम्डा मैक्स है। जहां पे जिस टेम्परेचर पे उसकी मैक्सिमम कलर दिख रहे हैं उसकी वेवलेंथ को आप बोलते हो लैम्डा मैक्स। तो ये लैम्डा मैक्स समझ आ गया पहली बात। हाँ, एक चीज और, जैसे जैसे आप देखोगे एरिया को, यहां पे एरिया चेक करना, ठीक है, यहां पे मैं ऐसा कर रहा हूं, एरिया बना देता हूं। तो सबसे पहले लाल का एरिया कितना, ही देखो ये लाल है। तो जो ये एरिया होता है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ये बेसिकली आपको एनर्जी का आइडिया देता है, कितनी एनर्जी है उसके पास। इसमें इतनी एनर्जी दिख रही है। जब मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ऑरेंज वाली देखो जरा, ऑरेंज वाली इतनी दिख रही है, दिस इज द ऑरेंज एरिया, तो ये और ज्यादा एरिया हो गया। अगर मैं ये बात करता हूं ग्रीन में, तो ग्रीन वाला एरिया देखो जरा, ये ग्रीन है, ये देखो पूरे का पूरा ग्रीन इज दिस मच। और फिर मैं बात करता हूं ब्लू की, तो ब्लू तो तुम्हें पूरा ही कवर कर रहा है, यहां से यहां तक सारे का सारा वॉल्यूम कवर हो रहा है। तो आइडिया ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ भी तो इंक्रीज हो रहा है। और एरिया अंडर द ग्राफ ना एक तरह से एनर्जी का आइडिया देता है। यस, तो यहां से जो एरिया, ये भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज, यहां लिख देता हूं, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ये क्या होता है, ये आपको आइडिया देता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज इक्वल टू एनर्जी, ये आपको एनर्जी का आइडिया देगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी मिल रही है वो आपको इस ग्राफ में पता लगता है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी, ऑब्वियसली एरिया बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। और आई थिंक ये मेक सेंस, बिकॉज अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये एरिया मतलब कि एक तरह की एनर्जी है, एरिया मतलब एनर्जी सोच लो, तो टेम्परेचर बढ़ने पे एनर्जी तो बढ़ेगी ना भाई। अगर किसी बॉडी को ज्यादा हीट करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये आपको ब्लैक बॉडी ये भी बताती है। इस ग्राफ में ना दो तीन चीजें सीख रहे हो आप। एक तो टेम्परेचर बढ़ने अलग अलग रंग दिखते हैं,
रंग बदलता है। दूसरा, जो रंग बदल रहा है उसको लैम्डा मैक्स पता लगेगा, उस रंग, जो भी रंग दिख रहा है वो लैम्डा मैक्स होता है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लैम्डा मैक्स लाल से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू की तरफ जा रहा है। और इसी के साथ साथ एनर्जी को भी रिलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली गर्म कर रहे हो, ज्यादा गर्म करो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एनर्जी का आपको इस एरिया से पता लगता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ब्लैक बॉडी। और इसी के अंदर ना, इसी के अंदर आपका ये देखो रियल में कुछ इस तरह से दिखेगा तुम्हें, मोटा मोटा दिस इज द आइडियल ग्राफ। ठीक है, यहां पे आपको इसने तो लिख दिया इंटेंसिटी, आर बड़ी नहीं, दिस इज नॉट रियल में इंटेंसिटी, इट इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी। और ये आपकी वेवलेंथ आ गई है। तो ये इस तरह से ग्राफ आपका प्रोसीड करता है। मेन वैसे इतना बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया, पर हाँ ठीक है, काफी हद तक मेन है कि पीक जो होती है ना ग्राफ की, वो आपकी शिफ्ट करती है लेफ्ट हैंड साइड, आई थिंक। और इसी से ना रियल में अगर तुम्हारा ये वेवलेंथ है, ये भी सुनो, अगर ये वेवलेंथ आपकी, ये आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ किस तरह बढ़ रही है, वेवलेंथ इस तरह बढ़ रही है। वैसे मैं फ्रीक्वेंसी का अलग से ग्राफ बना दूंगा, पर आप उसी टाइम ये भी बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इस तरह बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, तो पता ही हम लोग को। तो वेवलेंथ इधर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है। और वो बात आप समझ रहे हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एनर्जी तो बढ़ती बढ़ती है, तो चलो हमें पता है, तो हम फ्रीक्वेंसी को अलग से डिस्कस कर देंगे। अभी आप वेवलेंथ के ऊपर नजर रखो, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ जाता है। अब इसमें ना अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या है, अभी थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। बट यस, यहां से यूवी कैटास्ट्रॉफी का आइडिया इजाद हुआ था। तो ये लिखते हैं, यहां पे लिखा भी है, that is as the temperature is increased the area under the graph increases, therefore more energy per unit volume। अच्छा हाँ, ये वॉल्यूम थी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम इज इमिटेड, इसको पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहां पे इसको पर यूनिट वॉल्यूम कर दो, तो दिस इज पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। लिखो जरा इसको एक बार जल्दी से, ठीक है। लेकिन उससे ना कैलकुलेशन में इश्यू आएगा, डेंसिटी भी तो बनानी पड़ेगी। इसको ना एरिया रखो, मैं बाद में इसको सेट करता हूं, इसको आप एरिया रखो, ठीक है। दिस इज एरिया, यहाँ पे एरिया रहने दो उसको, हाँ एरिया रहने दो, बिकॉज मेजर बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर पूरा हिल जाएगा हमारा। चलो एरिया रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो दिस इज एरिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना लिख के इसको कर दो एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज एमिटेड आउट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये बात ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर वैल्यू। अब इसी के ऊपर ना दो इक्वेशंस आती हैं, मैं काम करता हूं आपकी ना, पहले इसके ऊपर ये जो इक्वेशन है, यहां से हमारे पास इक्वेशन आती है जिसको बोलते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो यू विल हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीफन्स बोल्ट्जमैन इक्वेशन। ये क्या बोलता है उसको देखते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन इसी के ऊपर बेस्ड है कि जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। यस, तो यहां पे आपको मैं स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन करा देता हूं कि ये जो एनर्जी है एक्चुअल में दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो ये जो एनर्जी होती है इट इज प्रपोर्शनल, अब टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है, कितने लेवल पे बढ़ती है वो एक्चुअली आपको यहां से ज्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। ये देखो जरा, टेम्परेचर 1000 बढ़ा तो इतना ज्यादा बढ़ गया, टेम्परेचर 2000 बढ़ा तो इतना ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर से चेंज होता है। तो रियल में स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन से पता लगता है दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। मतलब टेम्परेचर अगर तुमने डबल किया तो एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाती है। तो यहां से जो हमारी अल्टीमेट इक्वेशन होती है दैट इज एनर्जी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। इसको बोलते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, जहां पे सिग्मा इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू आती है, याद करने का तरीका अच्छा है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8। मतलब आप समझ रहे हो, अलग सा यूनिट है इसका बड़ा। तो कैसे याद की हुई है सर आपने, देखो 5 6 7 8, बस ये बड़ा सही तरीका याद करने का। आई थिंक ये सबको याद भी हो जाएगी, हाँ या ना, जल्दी बताओ, याद हो जाएगी ना ऐसे 5 6 7 8। तो ये आपका यूनिट रहता है, यूनिट इसका वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर -4। आई थिंक कहीं ना कहीं शायद तुमने ये यूनिट एंड डायमेंशन में देखा होगा, ठीक है। ये आपका है। अगेन इसके ऊपर मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन जनरली जब आता है प्रोपोर्शनैलिटी का ही आता है कि टेम्परेचर डबल किया तो एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी, टेम्परेचर ट्रिपल किया तो एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी। और इन जनरल हमारे लेवल पे इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है।
सीधी सीधी बात, अगर कभी आ भी गया तो सिर्फ ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपको याद है, ये भी अगर आपको याद है ना, अगर कभी बनाना हो उसको बहुत टफ क्वेश्चन, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी से काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट मैक्सिमम दे कैन आस्क, ठीक है। ये कांस्टेंट की वैल्यू जनरली ये भी नहीं पूछी जाती, ठीक है। मतलब ये आ गया ना उस दिन समझ लेना कि बहुत हाई लेवल पेपर बना दिया तुम्हारा, बिकॉज ये एमएससी वाले लेवल की चीजें आने लग गई हमारी, ठीक है। चलो, तो ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन है, ये हो गया आपका, ठीक है। अगेन मैं वही बोलूंगा, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, आने के चांसेस बहुत कम है। बस हाँ, एक रिलेशन पता लग गया कि टेम्परेचर अगर डबल करते हो तो एनर्जी 16 टाइम आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब मेन है कि हमारे पे अगर रिलेशन आना ही होगा वो इस स्टेटमेंट से आता है, दैट इज अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स, तो जो लैम्डा मैक्स है उसके साथ क्या होगा, वो जाती है टुवर्ड्स द कम वैल्यू होगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से, आपने ये चीज यहां लिखी हुई है ग्राफ में, मैंने ऑलरेडी बता दी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है कम की तरफ। तो यहां से मुझे एक बात और समझ आई कि जो लैम्डा मैक्स है वो टेम्परेचर से उल्टा चलेगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती है, या ये जो रिलेशन है इसको बोलते हैं वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और यहां से अब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, यहां से क्वेश्चन आपका फंस सकता है। अगर फंसाना होगा उसको ब्लैक बॉडी से, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको वो यहां से फंसा सकता है। इसको अब हम लोग देखते हैं। और इनफैक्ट यहां पे ना सीधा सीधा वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यही बोलता है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर लिख लो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। वेवलेंथ बढ़ाओगे टेम्परेचर घटेगा। तो आई थिंक यहां से एक बात समझ आ रही है, टेम्परेचर इनटू लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा फिर, इट शुड बी अ कांस्टेंट, इट शुड बी सम कांस्टेंट के। यस, अब ये जो के होता है इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन वीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, जहां पे जो के है इसकी वैल्यू होती है 2.9 मिलीमीटर केल्विन। ये आपकी फाइनल इक्वेशन रहेगी, दैट इज ऑफ टेम्परेचर इनटू लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 2.9 मिलीमीटर केल्विन। फॉर दैट मैटर अगर आप देखोगे, मैं आपसे पूछूं कि यार हमको टेम्परेचर, जैसे सूरज का टेम्परेचर, लेट्स से सन का टेम्परेचर 6000 केल्विन के आसपास है। अब जाके हम लोग टेम्परेचर थर्मोमीटर थोड़ा लगाते हैं सूरज में, भैया मुंह खोलियो, है थर्मोमीटर डालना है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, वो एक्चुअली यहां से करते हैं। ये जो स्टार्स हैं, ये जो कितना भी गैलेक्सी गुलेक्सी हैं, कॉमेट, एस्टेरॉइड, इनका टेम्परेचर कैसे मेजर किया जा रहा है, इसी से किया जा रहा है। आप किसी बॉडी के रंग को देख के उसका टेम्परेचर बता सकते हो। ये जो पूरा स्पेस इंडस्ट्री चल रही है ना हमारी, नासा एंड एवरीथिंग, इसरो, ये इसी के भरोसे बैठे हुए हैं। वो वेवलेंस को देखते रहते हैं सारा दिन, रंग देखते रहते हैं, है? तो रंगों को देख के वो टेम्परेचर बता देते हैं। उतना सोचो, लाइट ईयर, मिलियन ऑफ ईयर्स, कितना दूर दूर बॉडी होती है ना, कितनी दूर होती है, लाइट ईयर के यूनिट का ऊपर है, इतना दूर है भाई। और उससे भी आप लोग टेम्परेचर बता, हाँ भाई इतने दूर बॉडी है, फिर भी मैंने टेम्परेचर बता दिया। तो ये आपका वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आता है। इक्वेशन आपके सामने रख दी है ये मैंने, इसको मैं बीच में से हटा देता हूं, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है, दैट इज टेम्परेचर इनटू लैम्डा मैक्स इक्वल 2.9 मिलीमीटर केल्विन। ये आपका 2.9 है, ठीक है। दिस इज 2.9। इससे हम लोग करेंगे, इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। तो देयरफॉर ये लिखा है यहां पे मैंने, टेम्परेचर ऑफ सोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ मैन, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। मैन तो क्यों होगा, वेवलेंथ। आप टेम्परेचर को वेवलेंथ कौन सी वाली, मैक्सिमम वेवलेंथ से आप टेम्परेचर को बता सकते हो। जैसे मैं सब काम करता हूं, क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन है, सूरज का टेम्परेचर निकाल लेते हैं। कहता है वेवलेंथ जो सूरज से मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो वाली वेवलेंथ, मतलब ये है लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स आपको पता होनी चाहिए, वो ऑब्वियसली पता लगती है जो सबसे ज्यादा दिख रही है। तो लैम्डा मैक्स कह रहा है सूरज की है 490 नैनोमीटर। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ सन। तो तुमको रिलेशन याद रखना है, टेम्परेचर इंटू लैम्डा मैक्स बराबर होता है 2.9 मिलीमीटर केल्विन के। यस, तो यहां से अब आपके पास वेवलेंथ कितनी दे रखी है, आपको जो लैम्डा मैक्स है वो दे रखा है 490 नैनोमीटर। तो जो लैम्डा मैक्स मेरे को दे रखा है वो दे रखा है 490 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर -9 मीटर। पर मेरे को मीटर में नहीं चाहिए, मेरे को मिलीमीटर में चाहिए। तो मिलीमीटर में कैसे आता है, 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 490 इंटू 10 की पावर -6 मिलीमीटर। तो ये मेरा लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा मैक्स को उठा के यहां पे डाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर एक काम करता है, इक्वल टू 2.9
मिलीमीटर केल्विन डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 490 इंटू 10 की पावर -6 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर से मिलीमीटर चला गया, ये ऊपर जाएगा, तो टेम्परेचर इक्वल टू 2.9 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 490 इतना केल्विन। अब कैलकुलेटर कहां है हमारा, कैलकुलेटर जिंदाबाद। या काम करते हैं ना, ये देखो जरा, ये एक जीरो जाएगा, एक जीरो से ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, एक और जीरो से ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो बेसिकली टेम्परेचर आएगा 290000 डिवाइडेड बाय 49 केल्विन। ये अब कैलकुलेटर खोलते हैं यहां से, तो कितना आ रहा भाई, 29000 डिवाइडेड बाय 49, 59 ये आ रहा भैया 5918.36, तो ऑलमोस्ट इतना ही ले लेते हैं, 3 आ गया, तो इतना आपका मोटा मोटा केल्विन। तो आप समझ रहे हो एक चीज, इतना ही होता है, 6000 के आसपास टेम्परेचर होता है। तो सही है, डेटा काफी हद तक ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आप अगर लैम्डा मैक्स दे रखा है तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन कहता है, अज्यूमिंग ह्यूमन इज अ ब्लैक बॉडी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। अब अपने को खुद को मानो ब्लैक बॉडी हो, ठीक है, तो आप अपनी ही वेवलेंथ निकालो, देखो जरा कौन सी निकल रही है। और ऑब्वियसली टेम्परेचर सब चाहिए फिर तो टेम्परेचर कितना होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस विच इज हाउ मच, 300 आपका हो गया ना 10, तो 310 केल्विन ये हमारे पास है। इस टेम्परेचर पे आपको निकालनी है कितनी वेवलेंथ आ रही है। ट्राई करो भैया पॉज करके। तो लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर बराबर 2.9 मिलीमीटर केल्विन। तो यहां से लैम्डा मैक्स कितना आएगा, लैम्डा मैक्स निकल के आएगा 2.9 मिलीमीटर केल्विन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो कि कितना है 310 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन खत्म हो गया, तो 2.9 डिवाइडेड बाय 310। आजा भाई, अब इसने ड्रामे करने, देखो ड्रामे शुरू हो गए। हम इसी ड्रामे के लिए कैलकुलेटर लाए थे अपना साथ में, ठीक है। खुल जा सिम। तो 2.9 डिवाइडेड बाय 310 यो आ रहा है 9.9.35, तो 9.35 ले लेता हूं इंटू 10 की पावर -3 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे किस में निकालनी है, रेडिएशन निकालनी, हाँ कौन करे को मिलीमीटर का मतलब कितना होगा 10 की पावर -6 होगा। तो यहां से इसको ऐसे रहने दो, तो ये मीटर में लेके आते हैं। तो 9.35 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, तो ये हो जाएगा 9.35 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। यार मेरे को ना नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नैनोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, -9 बनाना पड़ेगा। तो 9.35 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, तो ये तो मिलके बना देगा 9, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9350 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और ये क्या होता है नैनोमीटर, तो ये आ जाएगा 9350 नैनोमीटर। ये आपका क्या है टेम्परेचर, सॉरी वेवलेंथ। तो लैम्डा मैक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज द लैम्डा मैक्स। अब ये जो वेवलेंथ है जनरली किस में जाती है, ये अगर आप कैलकुलेशन देखोगे तो दिस एक्चुअली बिलोंग्स टू IR रीजन। तो आपकी बॉडी से जो वेवलेंथ निकल रही है वो इंफ्रारेड रीजन की निकल रही है। आई थिंक ये हम लोग जानते हैं, ऐसी 9255 के आसपास आ रहा, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, ठीक है। यहां से ये देखो जरा, ये देखो द रेडिएशन फॉल्स इन द IR रीजन। आई थिंक ये सब लोग जानते हैं कि आप लोग को देखने के लिए, जैसे रात में किसी को देखने के लिए इंफ्रारेड गॉगल्स आते हैं, कैसे, क्योंकि आपकी बॉडी से नॉर्मल टेम्परेचर पे इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो आप इसको अगर इंफ्रारेड गॉगल्स पहनते हो उसे देख सकते हो। तो ये आपको नॉर्मल आई से तो विजिबल नहीं है, लेकिन इसी टाइम पे मैं भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकाल रहा हूं। अगर आपको ऐसा है IR वाले चश्मे देखो, उससे दिखेगा, यस। और वो बात कहां से प्रूव होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से होती है। आई थिंक इट मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग, यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी दैट परवेड्स द मतलब जो स्पेस की है, इज हैविंग दिस। तो आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू दे दी उसने, अच्छा किया, सुंदर वैल्यू दे दी, दैट इज 1.05 मिलीमीटर। ये आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू दे दी, ठीक है। कहता है टेम्परेचर निकालो स्पेस का, बहुत सही। तो लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर बराबर होता है 2.9 मिलीमीटर केल्विन के। तो यहां से टेम्परेचर कितना हो जाएगा 2.9 मिलीमीटर केल्विन डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्स कितना 1.05 मिलीमीटर। तो ये तो खत्म हो गया, 2.9 डिवाइडेड बाय 1.05, 2.9
डिवाइड बाय 1.05 कितना आ रहा भाई? ये आ रहा है 2.76 केल्विन। और अगर मुझे सेल्सियस से निकालना है तो 273 माइनस कर दूंगा इससे, यस, तो यहां फिर आ रहा है -270.23 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत क्लोज है 0 केल्विन के आसपास। 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बहुत जीरो खत्म, यस। तो ये स्पेस जो है भैया बहुत ठंडी है, चद्दर लेके जाना, ठंड लग जाएगी। वैसे तो कुछ बचेगा नहीं, लेकिन हाँ स्पेस की आप टेम्परेचर देख रहे हो, स्पेस का टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ स्पेस, वेरी वेरी लेस। मतलब अगर मेरे को वेवलेंथ पता है तो मैं टेम्परेचर निकाल लूंगा, टेम्परेचर पता तो मैं वेवलेंथ निकाल लूंगा। आइडिया समझ रहे हो? दोनों चीजें एक साथ वर्क करती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और अगर ये क्लियर है तो अब ना आते हैं समथिंग कॉल्ड यूवी कैटास्ट्रॉफी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, ठीक है? स्पेलिंग देख लेना, पहले लिखे हुए थे। मतलब कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है हाहाकार, हाँ हाहाकार, हाहाकार मतलब इंटरेस्टिंग चीज है, जहां से एक्चुअल में आई वुड से रियल में ना क्वांटम मैकेनिक्स का इजाद हुआ था। रियल में दिस वाज द पॉइंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आपको याद है क्वांटम मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो प्लैंक का आया था, yes. तो कुछ ना कुछ वही हुआ, प्लैंक ने इसका डिस्कशन करा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यही चीज है। यहां पे आपके पास एनर्जी डेंसिटी थी, ठीक है, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, जो कि किसका मेजर होता है? इंटेंसिटी का। तो ये इंटेंसिटी का मेजर है, ठीक है, ये ऊपर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, और यहां पे आपका वो वेवलेंथ है, तो ये वेवलेंथ हो गई, तो दिस इज वेवलेंथ। आपने ग्राफ देखा, ग्राफ कैसा आ रहा है? ग्राफ ऐसा आ रहा है, पहले ऐसा ग्राफ आ रहा था, वो उसी तरह से बना देता हूं, ठीक है। तो ये ग्राफ पहले इस तरह से आ रहा था, ठीक है, फिर आपने ऑरेंज किया, तो मान लो ये ऑरेंज वाला ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, फिर आपका ग्रीन आ रहा था, तो ग्रीन वाला मान लो कुछ ऐसा आ रहा है, फिर आपके पास ब्लू आ रहा था, ब्लू वाला कुछ आपका ऐसा आ रहा था। पॉइंट ये है कि सारे ग्राफ एक बार चढ़ने के बाद वापस गिर रहे हैं। क्या कोई ऐसा ग्राफ है, क्या कुछ ऐसा ग्राफ बनाया हमने? देखो कि चढ़ी रहा है, चढ़ी रहा है, चढ़ी रहा है, चढ़ रहा है, ऐसा कभी ग्राफ बनाया? ऐसा कभी ग्राफ नहीं बना, है ना? ऐसा कोई ग्राफ मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा, और यही नेचर में दिखा, ठीक है। मतलब ग्राफ सारे के सारे गिर रहे थे। जनरली किस रीजन में गिरते हैं? यूवी में। जनरली यहां पे जो रीजन आता है, जनरली दिस इज द यूवी रीजन, विजिबल के बाद यूवी आता है। तो ग्राफ को जो गिरना चाहिए, जनरली सब गिर रहे हैं, ये ग्राफ ऐसा कोई तो नहीं आया, दिस वॉज नेवर सीन, ये नेवर सीन। सर ऐसा दिखना क्यों चाहिए? अब उसका रीजन बताता हूं। देखो, अगर हम किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं, आइडली हीट कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं? मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग समझाता हूं और आप उससे एप्रिशिएट करोगे इसको कि हाउ एग्जैक्टली इज बॉडी इज हीटेड। कंसेप्ट ऑफ, मान लो एनर्जी ट्रांसफर लिख देते हैं, एनर्जी ट्रांसफर, बिकॉज हीट एनर्जी है, एनर्जी ट्रांसफर। हम लोग सोच लेते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कैसे हो रही है? कि आपके पास सर एक फोटोन है, जैसे मान लो मेरे पास एक फोटोन है 10 जूल का, ठीक है, एक फोटोन सर और आ जाएगा 10 जूल का, तो अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 20 जूल हो जाएगी। मतलब मैं लाइट मार रहा हूं, ठीक है, लाइट मार रहा हूं, तो मैंने 2 फोटॉन मारे लाइट के 10-10 के, तो मेरे पास जो एनर्जी आ रही है क्या वो 20 जूल की आ रही है? दिस वॉज नॉट सीन, ऐसा नहीं है। ये कौन सी मैकेनिक्स है? दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स, दिस इज क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बोलता है कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है आप एनर्जी ऐड कर दो, ऐसा नहीं है भाई। क्वांटम क्या बोल रहा है? देखो, अगर आपको 10 जूल का फोटोन है, चाहे जितने मर्जी हो, 10 जूल से आप सिर्फ और सिर्फ 10 जूल की एनर्जी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास 20 जूल का फोटोन है तो वो 20 जूल क्रिएट कर सकता है। मतलब आप 10 + 10 को 20 जूल नहीं लिख सकते। फोटॉन्स की एनर्जी, ये बोल रहा है, ऐड नहीं हो सकती। मतलब जब ब्लैक बॉडी हीट हो रही है, जब हीटिंग हो रही है, तो हीटिंग कैसे हो रही है? एक फोटोन उस बॉडी के फोटोन को, मतलब उस बॉडी के पार्टिकल्स को हीट कर रहा है, मतलब एक के साथ एक की हीटिंग हो रही है। तो ये क्या है? ये किसकी है? ये आपका बॉडी है, दिस इज द बॉडी, जहां से आप ब्लैक बॉडी जो भी आप बोल सकते हो। और ये क्या है? ये फोटोन्स है जिससे हम लोग हीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसमिट के सोर्सेज हैं। तो आप अगर किसी बॉडी को हीट कर रहे हो तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि ऐड होते रहे, ऐड होते रहे, होते रहे। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलता है? आइडियली क्लासिकल मैकेनिक्स की चलें तो मान लो मैंने लाल रंग की लाइट है, ठीक है, आप खुद सोचो, अभी आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, हम लोग
एक दूसरे पे फोटॉन्स मार रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि तुम मुझे देखते जाओ, मेरी बॉडी गर्म होते 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 तो तवा चिकन बन जाए मेरा? ऐसा तो नहीं होना। आप फोटोन मार रहे हो, ठीक है, आप मेरे को देख रहे हो, मेरी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं, आपकी बॉडी पे आ रहे हैं, तो अगर मेरे ऊपर कोई फोटोन गिर रहा है तो उसकी एनर्जी ऐड तो ना हो रही है, एनर्जी एडिशन हो रही है? नहीं हो रही। अगर एनर्जी ऐड हो रही, अगर ऐसा होता कि फोटोन की एनर्जी ऐड होती रहती, तो मान लो आप मुझे देखते रहते आप मेरा तवा बनाते, तवा फ्राई बनाते मेरा। ऐसा नहीं होता है। एंड दिस इज वेयर द थिंग्स बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि छोटे लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, यहां से क्वांटम मैकेनिक्स का इजाद हुआ कि आप ऐसे फोटॉन्स की एनर्जीज को ऐड नहीं कर सकते हो, जितने लेवल पे चाहिए उतना फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए। तो जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे यूनिट्स में निकलती है, वो कलेक्शन में नहीं आती। तो यहीं से फोटॉन्स का इजाद हुआ, यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट रूल का इजाद हुआ कि एनर्जी को आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे यूवी में गिर रहे थे, ये जितने कर्व थे ये यूवी में आके गिर रहे थे, कोई ऐसा कर्व कभी नहीं आया, सब गिर रहे हैं बिकॉज आप उतनी हाई लेवल एनर्जी का फोटोन निकाल ही नहीं पा रहे हो। यस, तो दिस वाज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी, कि भैया हाहाकार मच गया, ये हो क्या रहा, सब कुछ तो नीचे यूवी में आ रहा है? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आपका यहां पे ये लिखा भी है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी कैन इवन गो अप टू द यूवी रीजन और हायर, बट दिस वाज नॉट फाउंड। इसको बोला गया यूवी कैटास्ट्रॉफी। वो सारे के सारे गिर रहे थे, यूवी से पहले गिर जाते थे। यस, तो यहां पे अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोला? एक्सप्लेनेशन दिया था भैया आपके प्लैंक जी ने, और ये एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं दुनिया जहां के सवाल। यहां से अब रिसेंट ईयर आईआईटी, यहां से रिसेंटली आईआईटी यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। आईआईटी इज आस्किंग क्वेश्चंस, वो प्लैंक की एक्सप्लेनेशन से पूछ रहा है। तो यहां से अब हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कॉन्सेप्ट था वो सब समझ आ गया। बट आईआईटी ना स्टीफन बोल्ट्जमैन और विन से फिर नहीं आएंगे, बट यहां से आईआईटी ने सवाल पूछे हैं। हो सकता है कल को बहुत टफ बनाना हो, एक दो क्वेश्चन औकात के बाहर डालना हो, तो स्टीफन ही उससे डाल देगा, पर हां यहां से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। प्लैंक ने कैसे एक्सप्लेन करा वो देखते हैं। कहता है एनी चार्ज बॉडी व्हेन ऑसिलेट, जो भी एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो ऑसिलेशन से होती है, ठीक है, मतलब नॉर्मल, दिस इज नॉट एसएचएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएचएम नहीं है ये, ठीक है, नॉर्मल ऑसिलेशन होता है, एसएचएम नहीं है ये, नॉर्मल ऑसिलेशन। ऐसे बॉडी है, ये ऐसे वाइब्रेट करती है, और अगर ये वाइब्रेट करती है तो इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, किसी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से। व्हेन ऑसिलेट्स कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग बाय एमिटिंग और ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है वो आपका ऑसिलेशंस के थ्रू हो रहा है। उस ऑसिलेशन की जो वैल्यू है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी बोल दी मैंने? न्यू बोल दी। तो यहां से प्लैंक ने बोला था, तो ये जो एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है? इस फ्रीक्वेंसी से। और यहां से हमने रिलेशन निकाला था E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर आपको याद हो। हमने ये पूरा पार्ट स्किप करा था बिकॉज ब्लैक बॉडीज टॉपिक जो जनरली नहीं पूछा जा रहा, बट यहां से हमने आगे स्टार्ट किया था। वो सब कैलकुलेशन तो आपने ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस में कर ली, बट यस, एनर्जी कैन नॉट बी एब्सॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली बट इट हैपेंस टू डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटा या फोटॉन्स बोलते हैं। तो मतलब जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए प्लैंक ने इजाद करा था। तो प्लैंक जो था इसने एक्चुअल में ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करा कि ब्लैक बॉडी क्यों बार बार ग्राफ नीचे आ रहा है, क्यों यूवी रीजन पार नहीं कर पा रहा हो। तो वो एक्सप्लेनेशन आपका प्लैंक से निकल के आता है, और वो चीज यहां लिखी है, इफ द चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी न्यू द एनर्जी इज एच न्यू वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। वो सब बातें तो हमने ऑलरेडी करी हुई है, मतलब ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज ये, जहां से ये थ्योरी का इजाद हुई, ये थ्योरी यहां से निकल के आई थी, ठीक है। तो ये आपके पास है पॉइंट। अब इसके ऊपर ग्राफ आ जाते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में आया है, कहता है फॉलोइंग फिगर शो स्पेक्ट्रम ऑफ आइडल बॉडी रेडिएशन, आइडल ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट टेंपरेचर्स, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस। अब इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है T4 T3 T2 T1 टेम्परेचर कंपेयर करे हुए हैं। टेम्परेचर, यार एक बात सुनो, ये वेवलेंथ है, ये आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया इसने, ठीक है, तुम्हें समझ आ गया ये एनर्जी डेंसिटी होता है, इंटेंसिटी का मेजर होता है। तो आई थिंक टेम्परेचर ये जो होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, हमने ऑलरेडी ग्राफ किया हुआ है। जितना लेफ्ट की तरफ टेम्परेचर होगा उतना वो ज्यादा होगा। तो आइडली टेम्परेचर क्या होना चाहिए? T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, ये होना चाहिए। क्या ये दे रखा है? T1 T2 नहीं दे रखा, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। द ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता, बट हां वाइब्रेशंस होती हैं, वो
ऑसिलेट करता है, पर एसएचएम नहीं करता है, ठीक है। देन द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीज। आई थिंक ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे जो लैम्डा मैक्स है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है कि पीक जो होगी वो आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाएगी। T1/V1 इक्वल टू, यार ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं निकाला ब्लैक बॉडी ने। द गिवन स्पेक्ट्रम कुड बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। पूछा क्या था, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो 1 और 2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी 2। 2 करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे हमारे पास इसमें आएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास कर्व आ गया। अब ऐसे ही ना, ऐसे ही बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ऑलरेडी वेवलेंथ वाला कर लिया, एक फ्रीक्वेंसी वाला भी कर लेते हैं, फिर टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है यार, देखो आपने ग्राफ करा वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी का ग्राफ हमने करा, उसी ग्राफ को उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जहां वेवलेंथ बढ़ रही है वहां फ्रीक्वेंसी घटेगी। यस, तो जो ग्राफ आपके यहां आ रहे थे उसको उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी ये बन जाएगा। तो आई थिंक ये बात सही है। अब मैं सीधा ग्राफ भी दिखा देता हूं फिर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, दैट इज जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वैसे तुम्हारा यहां बनाया हुआ है, जो हमने टेम्परेचर बनाया, ये देखो, ये बनाया हुआ है कि ये देखो फ्रीक्वेंसी। अब ये ग्राफ उल्टे करना है, यहां से देखो, यहां से देखो, ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो इसी ग्राफ को जब मैं उल्टा करके बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आई थिंक दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मैक्स होती है, मैक्सिमम वाले की। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। इसके बारे में क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीटर रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये दिमाग में रखना, टेम्परेचर बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और एनर्जी भी बढ़ेगी, ये तो जानते हैं। और वेवलेंथ जो होती है वो घटती है, सब मैक्स वाले होते हैं। द मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ लो टेम्परेचर। वही है जो फ्रीक्वेंसी मैक्स आ रही है। ये देखो, ये ग्राफ जो है ये फ्रीक्वेंसी मैक्स है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मैक्स है, ठीक है। तो मैक्सिमम मैक्स फ्रीक्वेंसी जो होगी वो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी। तो ये T1 टेम्परेचर ज्यादा कम होगा फिर T2 टेम्परेचर से। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उसका फ्रीक्वेंसी मैक्स का कर्व क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा। तो ये पॉइंट आपके पास यहां पे आ गया। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो मेकिंग परफेक्ट। बेसिकली उल्टा ही करना है, वेवलेंथ कर लिया, वेवलेंथ उल्टा कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। चलो फिर इसके ऊपर भी एक सवाल आया था, उसको भी देख लेते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग, एमिट और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यार ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द emitted रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये भी सही है। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस कर्व पासेस थ्रू अ मैक्सिमा, हाँ मैक्सिमम के थ्रू जाता है। मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इज हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर, ये बात भी हमने ऑलरेडी देख ली। तो सारी करेक्ट है। पूछ क्या रहा था, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, बिकॉज सारी की सारी इसने करेक्ट दे दी। तो बस यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकता है। न्यूमेरिकल वाले अभी तक तो नहीं पूछेंगे, कल को पूछ लें तो सही है, ठीक है। तो ये आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट था और इसके साथ अब हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसका भी हाई लेवल कर लिया हमने, एमएससी लेवल तक कर लिया कि अब कुछ भी पूछ ले हम लोग बिल्कुल इसमें अब कंफर्टेबल है, ठीक है। तो चलो फिर उसके बाद करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। जस्ट अ सेकेंड, चलो भाई, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग की। देखो यार, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए एक हमारे पास कोई फोटोन आया, तो दिस इज द फोटोन, इसकी कुछ एनर्जी है, EPH लिख देता हूं, ठीक है। अब ये फोटोन को यूज करना है आपने किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेट्स से मेरे पास एक बॉन्ड है, ये YY का बॉन्ड है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो जब भी कोई फोटोन आके बॉन्ड ब्रेक करता है, मान लो इस फोटोन ने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आपकी जो एनर्जीज है वो 2 काम करती है, ठीक है। एक क्या करेगी, एक तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी, पहला काम क्या करेगी, बॉन्ड इज ब्रोकन, तो ये बॉन्ड इज ब्रोकन, पहला काम ये करेगी, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ये जो इसकी बॉन्ड एनर्जी को ऐसे लिख देते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी है लेट्स से 10 जूल, एग्जांपल ले रहा हूं 10 जूल है। एंड मान लेते हैं इस फोटोन की एनर्जी कितनी है, लेट्स से दिस इज 100 जूल। तो एक फोटोन है 100 जूल का, उसने इस बॉन्ड को ब्रेक करा, बॉन्ड की एनर्जी है ये, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं 10 जूल। पहले तो आपकी क्या होगी, पहले आपकी जो 10 जूल एनर्जी होगी वो बॉन्ड ब्रेक करने में जाएगी। उसके बाद जो भी एनर्जी बचती है सेकंड नंबर पे,
वो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो भी एटम आपके पास है, जैसे वाई ऑफ एटम्स, ठीक है, इसके अंदर ये जाएगी। जैसे एग्जांपल कितना है, अगर पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वाई वाई कैसे दिखेगा, ये बॉन्ड आपको ऐसे दिखेगा वाई प्लस वाई। ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है, ये जो मॉलिक्यूल है किसमें ब्रेक कर गया, ये मॉलिक्यूल ब्रेक कर गया आपके एटम्स में। तो इनिशियली तो ये हरकत हो गई। अब जो एनर्जी बच गई 100 थी, 10 यूज होगी तो 90 बच गई। वो 90 इनमें आपस में काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। तो 90/2 दैट इज 45 जूल, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और ऐसे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 45 जूल। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास एनर्जी फोटोन की आती बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, तो पहले तो वो बॉन्ड ब्रेक करेगी, उसके बाद अगर कुछ बच जाती है तो वो किसमें चली जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। अब ऐसा भी केस हो सकता है, मान लो एक बॉन्ड ले लेता हूं मैं ZZ, ठीक है, एक बॉन्ड ZZ ले लेता हूं, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, वो मान लो मैं 100 जूल ही लेता हूं, और इसी फोटोन को हमने इस पे मारा, यही फोटोन मारा हमने, यही फोटोन जो था इस पे जाके स्ट्राइक करा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिर्फ एक ही चीज होगी, दैट इज बॉन्ड इज ब्रोकन, क्योंकि बराबर है एकदम एनर्जी, तो बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड टूट गया, ये आपका Z में, ये आपका Z में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी इस केस में, आई थिंक ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, अब ये इसकी भी 0 आ जाएगी और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाएगी। मतलब इस केस में सिर्फ बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आइडिया है ये कि जब भी कोई फोटोन आता है वो पहले तो बॉन्ड को तोड़ेगा, अगर फिर कुछ एनर्जी बच जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही बराबर एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो उस केस में सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करेगा। सर अगर बॉन्ड से कम एनर्जी है, मान लो यहां पे एनर्जी 200 है और वो 100 है, तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। यस, उस केस में कुछ भी नहीं होगा। तो आइडिया है बॉन्ड कब टूटता है, इसकी कंडीशन लिख देता हूं, व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा या बराबर भी होगी तो आपकी टूट जाएगी, ज्यादा होगी तो बाकी एनर्जी आपकी काइनेटिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस तरह से आपके बॉन्ड्स क्या होते हैं, टूटते हैं। तो ये सब बातें आपकी यहां लिखी हुई हैं, ये देख लो जरा। दैट इज अ फोटोन इज अब्सॉर्ब बाय वन बॉन्ड, एक बॉन्ड से एक फोटोन टूटेगा, पार्ट इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड, तो कुछ पार्ट से आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एंड रिमेनिंग पार्ट इज गोइंग इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड एटम्स सिंस द एनर्जी ऑफ फोटोन इज मिनिमम। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द मिनिमम एनर्जी, कभी भी मिनिमम एनर्जी क्वेश्चन आएगा मतलब बॉन्ड एनर्जी के बराबर। इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड द एनर्जी ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू एग्जैक्टली बॉन्ड एनर्जी। कभी भी क्वेश्चन आता है मिनिमम एनर्जी का, कि फाइंड द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, तो अगर मिनिमम एनर्जी का सवाल आता है वो उस केस में सिर्फ कंडीशन होती है, इस केस में कंडीशन क्या लगती है, इट इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी। तो ये आपकी बराबर हो जाती है किसके, बॉन्ड एनर्जी के। बस अगर कभी मिनिमम एनर्जी का क्वेश्चन आ जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी के बराबर कर दिया करो। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसके ऊपर, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 इज दिस, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन टू ब्रेक दिस बॉन्ड विल बी। कभी भी ऐसे मिनिमम वाले क्वेश्चन आ जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम वेवलेंथ, एक ही बात है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, दिमाग में एक चीज रखते हुए, पहले तो बॉन्ड एनर्जी देखो जरा कितनी देर की है, ये दिस इज द बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ XX बॉन्ड कितनी है, दिस इज 626 किलो जूल पर मोल। पर मोल मतलब 1 मोल पार्टिकल्स की, तो 1 मोल जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आपको दे रखी है, X2 लिख देता हूं, तो 1 मोल X2 की एनर्जी दे रखी है इतनी, पर मेरे को पता है मेरे को एक बॉन्ड की निकालनी है, ठीक है। तो एक बॉन्ड की कैसे निकलेगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 X2 की एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ X2, उसके लिए हमको इतनी एनर्जी लगती है 626 किलो जूल लगती है। तो एक के लिए कितनी लगेगी, एक मॉलिक्यूल की अगर निकालनी है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ X2 के लिए कितनी लगेगी, तो आई थिंक वो इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, ठीक है, यूनिटरी लगा दो, तो दिस डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतनी एनर्जी लगेगी आपको किसमें, इतनी एनर्जी किलो जूल पर दिस एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए लगेगी। और इसी एनर्जी को मैं किसके बराबर कर सकता हूं, इसको एक किलो जूल को भी कन्वर्ट कर ही लेते हैं। ये किलो जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 की पावर 3 जूल में। तो इतनी एनर्जी मुझे एक मॉलिक्यूल के लिए लग रही है, और एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी आई थिंक वो फोटोन की भी एनर्जी हो सकती है। तो दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी, मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है, तो मिनिमम एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, एच न्यू से निकाल सकते हो, एच न्यू मिनिमम। तो ये जो एच न्यू मिनिमम है, दिस विल बी इक्वल टू दिस एनर्जी। ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जैसे बराबर करोगे तो यहां से निकल जाएगा, तो न्यू मिनिमम कितना आ जाएगा, यहां से ऐसा कर देता हूं, दैट इज 626 इंटू 10 की पावर 3
जूल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 विल बी इक्वल टू एच कितना हो गया 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू क्या हो जाएगा इंटू फ्रीक्वेंसी मिनिमम आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, तो काफी गंदी कैलकुलेशन होगी। तो यहां से न्यू मिनिमम मोटा मोटा ये अप्रोक्सीमेट कैंसिल कर दूं, कितना आंसर आई थिंक कैलकुलेट करके दिया होगा, एग्जैक्ट दे रखा है इन्होंने, मतलब कैलकुलेशन किया हुआ है इन लोगों ने। तो यहां से कैलकुलेशन कर लोगे तो न्यू मिनिमम जो आएगा दैट विल बी, ये तो आपको दिख ही रहा है 20 पे जाएगा, तो 626 अपॉन 6.022 इंटू 6.626, ये वैल्यू इधर आ गई। ये है 10 की पावर 20 और ये इधर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 34 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 20, ये गया 10 की पावर 14 पे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। तो 626 डिवाइडेड बाय 6.022 डिवाइडेड बाय 6.2626, यू आर एफ 15, तो दिस इज कमिंग आउट एज 15.68 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स में आएगी। सॉल्व करेंगे तो 1.568 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्स, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। ये आ गया भैया, बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज दिस, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो ये आप लोग ट्राई कर लेना, दिस आई एम गोइंग टू गिव यू एज होमवर्क। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लो। ठीक है, आंसर इसका मिल जाएगा। ट्राई दिस क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है डिट्टो से। ठीक है, कि बॉन्ड एनर्जी इतनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। इसका थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पकड़ते हैं जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है। जैसे ये क्वेश्चन आया था IIT 1995 में, जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी। क्वेश्चन क्या कहता है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट इनटू एटम्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट ऑफ दिस। ठीक है, 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय ईच मॉलिक्यूल। ये तो कंडीशन होते हैं ना, बेसिक कंडीशन की, एक से एक ही जाएगा। कहता है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम्स। बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है इतनी। देखो क्या बोल रहा है, ये एक फोटोन है, दिस इज द फोटोन। ये फोटोन की वेवलेंथ आपको दे रखी है कितनी, दैट इज 4500 एंगस्ट्रॉम। इससे आपने क्या करा, इससे आपने आयोडीन का ये एनर्जी इसको दी आपने। ठीक है, आपने ये फोटोन की एनर्जी इसको दी, तो इससे क्या हो जाएगा, आयोडीन टूट जाएगा पहले तो एटम्स के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल एटम में टूटेगा, और कुछ ना इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, आपसे पूछ रहा है कितनी आ रही, कुछ इसकी आएगी कुछ इसकी आएगी, इसको के ही बोल देता हूं, के ही बोल देता हूं। तो ये आपको निकालनी है। पॉइंट ये है कि यहां पे कुछ बॉन्ड एनर्जी होगी, दे रखी है बॉन्ड एनर्जी, तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयोडीन। तो आई थिंक एक बात समझ आ रही है कि जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन होगी किसके बराबर हो जाएगी, एक तो बॉन्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी, प्लस बाकी किसमें जाएगी, काइनेटिक। तो ये हो जाएगी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी इक्वेशन है। मेरे को ये जो इक्वेशन लगानी है, मैं वन के ऊपर लगाऊंगा, एक मॉलिक्यूल के ऊपर लगाऊंगा, तो 1 मॉलिक्यूल, बिकॉज एक फोटोन जो होगा वो एक फोटोन पे एक मॉलिक्यूल आपका टूटेगा, तो मुझे एक पे निकालनी है। पर क्वेश्चन में उसने गड़बड़ करी है, क्वेश्चन में उसने इसकी तो एक की एनर्जी दे दी, पर बॉन्ड एनर्जी उसने किलो जूल में दे दी। कोई बात नहीं भैया, 240 किलो जूल जो बॉन्ड एनर्जी है वो एक मोल की है, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयोडीन मॉलिक्यूल्स की है। तो अगर मुझे एक आयोडीन मॉलिक्यूल की निकालनी, कितनी हो जाएगी, तो 240 किलो जूल मतलब 10 की पावर 3 जूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये आ जाएगी मेरे पास। तो इतनी एनर्जी किसकी हो जाएगी, एक आयोडीन मॉलिक्यूल की हो जाएगी। तो 1 आयोडीन मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां से अब आप क्या करोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकलती है, वेवलेंथ दे रखी है, तो इट इज hc बाय लैम्डा बराबर ये एनर्जी जो भी आ रही है दिस एनर्जी, तो hc बाय लैम्डा की वैल्यू डाल देते हैं। तो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है 4500 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम है तो 10 की पावर -10। ये एनर्जी कौन सी हो गई, इसकी हो गई, शुड बी इक्वल टू इसके बराबर। तो ये एनर्जी आ जाएगी बॉन्ड एनर्जी की, दैट इज 240 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये भी किस में आ गई, ये भी जूल में आएगी, ये भी जूल में आ गई, प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी। यहां से सॉल्व कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी, जो भी आंसर दे रखा है। कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है, ये एनर्जी आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑल राइट, मैं लिख देता हूं एक बार आंसर, ठीक है, ताकि बाद में आंसर हट जाते हैं। 2.16, तो दिस इज 2.16 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम में आएगी एनर्जी, एक एटम की आ रही है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल जाएगी। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसके ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज
आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी इक्वेशन। अब ये क्या बोला है, देखो जब भी आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्पीड की बात कर रहा हूं, कोई भी एक पार्टिकल है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल हो सकता है, दिस इज द पार्टिकल, ठीक है। नॉर्मल केस में हम लोग बोलते हैं दिस इज नॉर्मल स्पेस लेते हैं, तो एक मैं बात करता हूं नॉर्मल स्पीड, ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड पे अगर एक पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, तो अगर इसका मास m है, ठीक है, ये है एट रेस्ट, तो अगर एट रेस्ट मास उसका m है, रेस्ट मास को ना जनरली m नॉट से डिनोट करते हैं, रेस्ट मास, तो ये m नॉट है, तो ये जब मूव भी करेगा ना कोई स्पीड v से, तो इसका मास अभी भी m नॉट ही रहेगा एट स्पीड v, ठीक है, जहां पे v क्या है, नॉर्मल स्पीड है, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 इस टाइप की, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेता हूं स्पीड क्लोज टू लाइट, स्पीड अप्रोचिंग सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा, वहां पे अगर एक पार्टिकल है m नॉट एट रेस्ट, अगर इसका मास m नॉट है रेस्ट पे, तो जब ये मूव करने जाएगा, इसको मैं बोल देता हूं v प्राइम वेलोसिटी, तो यहां पे ये v प्राइम क्या सी की तरफ जा रहा है, तो अगर ये v प्राइम से मूव कर रहा है, तो अब इसका जो मास है वो m नॉट ना रह के वो चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज, ये मास बदलेगा। ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी कि जैसे जैसे मास स्पीड बढ़ती है, पार्टिकल के मास जो आता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां से आइंस्टाइन ने एक्सप्रेशन दिया, ये जो एक्सप्रेशन है m प्राइम का, ये होता है इट इज m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v बाय सी का होल स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन, जो कि क्या होगा, जो कि यहां पे मैं एक्सप्रेशन बता देता हूं, m नॉट इज रेस्ट मास, ये आपका रेस्ट मास की वैल्यू है, m प्राइम इज द न्यू मास, क्या कहते हैं, मास एट स्पीड, ठीक है, तो जो अज्यूम एक करेक्टेड मास, इसको करेक्टेड मास लिख सकते हो, तो जो अब मास आपको लेना है, ठीक है, v इज स्पीड ऑफ पार्टिकल जो आप लेके चल रहे हैं, एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। इस एक्सप्रेशन को अब आप याद रख सकते हो, दिस इज ctm। तो जब पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, चीजें अलग हो जाती है, वहां मासेस सेम नहीं रहते, तो ये मास बदलता है, इट इज m नॉट अपॉन 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर। फॉर दैट मैटर अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सही से पढ़ो, ठीक है, ये देखो जरा, इसी इक्वेशन को यहां पे मैं एक्सप्रेशन ले लेता हूं, m प्राइम जो है किसके बराबर है, m नॉट अपॉन 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको ढंग से देखो, तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि ये जो वेलोसिटी है, अगर एक बार के काम करते हैं, इफ v इज इक्वल टू c, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो पुट करो, तो m प्राइम कितना आ जाएगा, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस c बाय c का होल स्क्वायर, तो ये खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा ये, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो m प्राइम कितना आएगा, दिस इज m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, m प्राइम इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 0, और 0 एनीथिंग बाय 0 की क्या हो जाएगा, तो m प्राइम विल टेंड टू इंफिनिटी, मतलब ये क्या हो गया, इनफिनाइट मास हो गया, और इनफिनाइट मास जैसा तो कुछ होता नहीं है। तो इससे पता क्या प्रूफ कर सकते हैं, इससे आप ये चीज प्रूफ कर सकते हो कि जो आपका पार्टिकल्स है वो स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं जा सकते, मतलब अगर इनफिनाइट मास हो गया किसी का, धरती बोझ कैसे उठाएगी, फॉर दैट मैटर बोझ बहुत ज्यादा हो जाएगा ना भाई। तो पार्टिकल्स जब इस स्पीड को अप्रोच करते हैं, जो नॉर्मल पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तो सत्यानाश हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज तो हो ही नहीं सकती फिर, बिकॉज अगर आपको तेज कर देते तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाता, और अंडर रूट नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, दुनिया ही अलग हो गई। यस, तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो जा नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन दे दिया आइंस्टाइन कि मैक्सिमम जो अप्रोच कर सकता है वो इसको कर सकता है, इन्फिनिटी से बड़ा तो कुछ क्या ही बोलेंगे। तो यही बात यहां पे लिखी है आइंस्टाइन की रिलेटिविटी क्वेश्चन पे, इफ अ पार्टिकल कैन मूव विद वेलोसिटी दैट इज क्लोज टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट गेन्स अ लिटिल बिट ऑफ मास। इक्वेशन आल्सो सजेस्ट दैट नथिंग कैन ट्रैवल विद द वेलोसिटी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आपका आइंस्टाइन की इक्वेशन है जिससे आप आएंगे। हम पे जनरली ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट फिर वही वाली बात, फिजिक्स का एक्सप्रेशन है, केमिस्ट्री में मिक्स करके क्वेश्चन बना सकता है। एक क्वेश्चन में एग्जांपल ले लेता हूं एक क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोलता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 1/3 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एक कोई वेवलेंथ निकालें, वेवलेंथ कैसे निकलती है, आई थिंक आप लोग जानते हैं, वेवलेंथ इज हाउ मच, h अपॉन mv, ये आपका एक्सप्रेशन होगा, है ना, दिस इज द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में आप वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। बट यहां पे जो मास लोगे ना, मास,
दिस मास विल नॉट बी रेस्ट मास। आपको कौन सा लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा मतलब करेक्टेड मास। तो करेक्टेड मास कैसे निकालेंगे? फिर वही वाली बात, आपको कितनी दे दी है? वेलोसिटी दे दी है 3c/3, बिकॉज 1/3 द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो पहले तो आपको करेक्टेड मास निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? दिस इज m0 अपॉन अंडर रूट 1 - c/3 अपॉन c का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये m प्राइम? ये आ जाएगा m0 अपॉन अंडर रूट 1 - c से c गया 1 - 1/9। तो ये आ जाएगा भैया, यहां से m प्राइम आ जाएगा m0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये आ जाएगा 8/9, ये आ जाएगा यस। तो यहां से ये निकल के आएगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 m0 डिवाइडेड बाय 2√2, ये आपका मास आ जाएगा। पॉइंट ये है, उसको m0 की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन है, तो ये आ जाएगा भैया आपका 9.1 × 10⁻31 kg। ये आपको मास लेना पड़ेगा आपकी बारी इलेक्ट्रॉन का। इसको उठा के यहां रखोगे, वेलोसिटी तो आपको दे ही रखी है c/3, ये जब यहां रखोगे तो आपका फाइनल लैम्डा आएगा, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। तो मतलब मास को आप 9.1 नहीं रख सकते, एग्जैक्ट मास आपका तभी निकलेगा जब आप उसकी वैल्यू को चेंज करोगे, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेशन कर लेना भाई, ठीक है, इतना ही हिसाब है इसका। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज समरफेल्ड मॉडल पे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, चलो भाई बात करते हैं समरफील्ड मॉडल की। यार देखो, आपको याद है लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी कि लो रेजोल्यूशन में तो एक लाइन दिखती थी और हायर रेजोल्यूशन में 2 लाइंस दिखती थी। अगर आपको याद हो, यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आगे जाके मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ने तो दिया था, वो प्रॉब्लम है ऑलरेडी याद है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ना बीच में मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, बोहर के बाद एक मॉडल आया था जिसको बोलते हैं समरफेल्ड, तो दिस इज कॉल्ड समरफेल्ड मॉडल, ठीक है। उसके बाद आपकी मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई थी। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ने तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें दे ही दिया था एसपीडीएफ करके, लेकिन इसके बीच में एक समरफेल्ड मॉडल आया था, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि लो रेजोल्यूशन से हाई रेजोल्यूशन की लाइन कहां से आ रही है। जैसे अगर आपको याद हो, सेकंड से 1 में, तो ये मान लो मेरा सेकंड लेवल है, ये मेरा फर्स्ट लेवल है, तो सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आपकी बोहर तो कहता है एक ही लाइन आ रही थी, लेकिन हम जानते हैं बिकॉज वहां पे सबशेल्स हो जाती हैं, हमको तो पता है। अब सेकंड के अंदर 2 सबशेल होंगी, एक 2s होती है, एक 2p होती है, तो यहां से भी एक लाइन बनेगी, तो ये 2 लाइंस इस तरह से विजिबल होनी चाहिए। सबशेल्स आ गई यहां पे, तो ये क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सबशेल। तो ये प्रेजेंस ऑफ सबशेल्स की वजह से आ रही थी। तो इसी का एक्सप्लेनेशन जो था वो हमें कौन देता है? इसी का एक्सप्लेनेशन जो हमें दे रहा था वो समरफील्ड मॉडल देता है। तो यहां पे यही बात बोली गई, दैट इज एक गिवन शेल जो है ना उसके, अब इसने क्या बोला, इसका मॉडल समझो। ये कहते हैं यार, जैसे हम लोग सोच रहे हैं ना कि मान लो फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, तो मान लो जैसे एक है हमारे पास ये ऑर्बिट है, तो बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बगल में इसने कहा हम सोच रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक तरह से घूम रहा है, इस यही बोला कि एक तरह से ऐसे घूम रहा है। इसने कहा भैया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास एक और ऑप्शन है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, इसके जो हम लोग, ये तो होगा नॉर्मल ऑर्बिट, तो इसने कहा भैया एक ऑप्शन ऐसा भी तो होगा, ऐसा मतलब अंदर बाहर, ऐसा भी ऑप्शन है, ठीक है। आर पार होगा, थोड़ा मैं इसको ऐसे बना देता हूं ताकि तुम्हें विजिबल हो। मान लो ये तुम्हारा कुछ इस तरह से ऑर्बिट आ गया, मतलब ये अंदर बाहर वाला ऑर्बिट हो गया, ठीक है। ऐसा ही ऊपर नीचे भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल ऑर्बिट्स हो सकते हैं जो उसने बोला। तो यहां पे समरफेल्ड बोलता है कि यहां पे आपके पास मल्टीपल ऑर्बिट्स के ऑप्शन है, ठीक है। और ये मल्टीपल ऑर्बिट्स कैसे पता लगेंगे उसके लिए उसने थोड़ा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। इसने कहा एक होता सर्कुलर, एक होता एलिप्स। इसको अब समझते हैं एग्जैक्टली क्या बोला, बट यस समरफील्ड मॉडल क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू समरफील्ड मॉडल अ गिवन शेल कैन हैव सर्कुलर ऑर्बिट्स एज वेल एज एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अंडर आर, यस। और ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सबशेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू समरफील्ड एक तो सर्कल तो होगा, उसके अलावा एलिप्स भी होंगे। एलिप्स तो जैसे अंडे की शेप होती है एलिप्स, तो उसने कहा ऐसा मामला होगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ समरफेल्ड कि जहां पे आपके पास क्या होगा, मल्टीपल ऑर्बिट्स आएंगे। इसके लिए ना थोड़ा सा तुमको समझना पड़ेगा एलिप्स होता कैसा है। देखो ये मान लो तुम्हारे पास एलिप्स है, इस तरह से एलिप्स रहता है। ये जो होती है ना इधर वाली बड़ी वाली, इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं अभी बढ़ा देता हूं बेसिक सा। ये होता है मेजर एक्सेस, और इधर वाला जो मामला होता है इसको बोलते हैं माइनर एक्सेस। इधर जो मामला होता है दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सेस। तो 2 पार्ट होते हैं आपके माइनर एक्सेस।
अगर मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस बराबर हो जाए, पॉइंट ये है कि इनका ना रेशियो रहता है, दैट इज यहां पे आपको मैं बताऊं सर्कल क्या होता है, सर्कल भी तो एक तरह का यही है, यस सर्कल भी एक तरह का यही है। सर्कल में क्या होता है, जो मेजर एक्सिस होता है वही माइनर एक्सिस होता है। अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाए तो हम उसको बोलते हैं सर्कल, तो दिस इज अ सर्कल। लेकिन अगर बराबर ना रहे तो तरीकेदार वो क्या होता है, एक एलिप्स होता है। तो इसने ना एलिप्स के ऊपर ही अपना मॉडल बेस कर दिया समरफेल्ड ने कि भाई बात ऐसी है कि जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं ये एलिप्स में अलग अलग लेंथ के होते हैं, और इसने इसी के ऊपर मॉडल बेस कर दिया कि भाई बात ऐसी है, दैट इज ये इक्वेशन दी इसने कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगी इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस से, तो मेजर एक्सिस को माइनर एक्सिस से क्या करना है आपने, डिवाइड कर देना। तो ये किसके बराबर आती है, एन अपॉन के के। ये आपकी इक्वेशन इसने पकड़ा दी हमको, दिस इज द इक्वेशन जहां पे एन क्या है, एन तो बोहर वाला ही एन है, तो वो मेन एक्सिस मेन ऑर्बिट वाला, मेन ऑर्बिट ठीक है, जो आपका मेन ऑर्बिट मेन शेल भी बताता है, दैट इज सेम एज बोहर, सेम एज बोहर। लेकिन ये जो के है ना, दिस इज द नंबर जो हमको देखना है, के कहां से कहां वेरी करता है, के वेरीज फ्रॉम 1 टू n, ये 1 से n तक हो सकता है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर ठीक है। ये आपकी वैल्यू किसकी है, k की है। और जब n और k बराबर हो जाते हैं, कल कभी बराबर हो तो सर्कल बनता है ठीक है। सर्कल क्या होगा, जिसका n की वैल्यू k के बराबर होगी, मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बराबर हो जाती है। तो इस तरह से समरफेल्ड ने क्या करा, अपना मॉडल दिया। यहां से अब एक बार देखते हैं एग्जैक्टली इसने किस तरह से सॉल्व करा ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे ये देखो जरा, ये सब क्यों हटा देता हूं। जैसे मान लो ये दे रखा है, पहले मान लो तो फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो k की वैल्यू कहां से कहां चलती है, 1 टू n, तो 1 से 1 तक तो मतलब एक ही है, तो k की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहां से अगर मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मेजर अपॉन माइनर, ये जो लेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, n अपॉन k के बराबर। n भी 1 है, k भी 1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आई थिंक ये सर्कल आ जाएगा। तो इसने कहा था अगर फर्स्ट ऑर्बिट बनाना है तो फर्स्ट ऑर्बिट में बस एक ही ऑप्शन है, दैट इज n इक्वल टू 1, और आई थिंक दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, एक ही ऑप्शन होता है, फर्स्ट में सिर्फ एक ही है, 1 ऐसी है, 1 भी तो होता नहीं है, यस, तो एक ही आ गया, पहले में सही चल गया। अच्छा, ऐसे इसने बोला n इक्वल टू 2। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो k क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, एक क्या हो सकता है, k कहां से कहां चलता है, 1 टू n, 1 टू n, तो एक k के ऑप्शन आपके पास 2 का है। अब अगर k 1 है 2 है, यहां पे पहले तो इसको देखते हैं, तो यहां पे अगर मैं करूं मेजर अपॉन माइनर, तो कितना हो जाएगा मेजर अपॉन माइनर, दिस इज मेजर एक्सिस कितनी है, वो n की वैल्यू n अपॉन k के बराबर होती है, तो ये 2 अपॉन 2, अभी भी ये क्या हो जाएगा, आई थिंक दिस इज सर्कल, ये सर्कल बन जाएगा, यस 1 अपॉन 1 दैट इज सर्कल। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो n अपॉन k दैट इज मेजर अपॉन माइनर, तो ये तो ऐसा बनेगा, ये कैसा है, ये न्यूक्लियस है, तो ये ऐसा सर्कल बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो मेजर अपॉन माइनर की कितना आ रहा है, मेजर अपॉन माइनर का आ रहा है n अपॉन k के बराबर होता है, n अपॉन k कितना आ जाएगा, ये 2 अपॉन 1, तो ये क्या बन गया भैया, ये आपका एलिप्स बन गया। राइट नाउ इट हैज बिकम एलिप्स, ये सर्कल या एलिप्स। तो अब दो होंगे, एक सर्कल और आई थिंक सेकंड में पता है हमको दो बनते हैं, ये तो पता ही है, नॉर्मल केस में दो बनते हैं, एक 2s बनता है, 2p बनता है, यस। तो इसने दोनों सबशेल्स को एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसी तरह से n3 पे आते हैं। अब n3 में क्या, कि तीन ऑप्शन होंगे, k1 हो सकता है, k2 हो सकता है, k3 हो सकता है, ये तो समझ आ रहा है। यहां पे अगर आप मेजर अपॉन माइनर करोगे तो कितना बन जाएगा, n बाय k होता है ये, तो n बाय k, दिस इज 3/3 दैट इज 1, तो ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। यहां पे देखो जरा, यहां पे अगर आप करते मेजर अपॉन माइनर, ये कितना हो जाता यार, ये हो जाता आपका n अपॉन k, तो n 3 है, k 2 है, तो ये एलिप्स हो जाएगा। और इसी तरह से यहां अगर आप करोगे मेजर अपॉन माइनर, ये कितना आ जाएगा, n अपॉन k दैट इज 3/1, तो ये भी आपका एलिप्स बन गया। अब दोनों में जितना ज्यादा अंतर होता है ना, उतना एलिप्स नैरो होता है, ठीक है। अगर गोलदार है तो एलिप्स चौड़ा है, अगर खिंचा हुआ है तो एलिप्स नैरो होता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये भी एलिप्स है, बट दिस इज अ नैरोअर एलिप्स, तो दिस इज नैरो एलिप्स, ठीक है। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये भी एलिप्स है, ये थोड़ा सा वाइड एलिप्स होता है, बस वाइड एलिप्स। तो तीन बनते हैं, जैसे 3s 3p 3d, ये पता अपने को, 3f तो नहीं होता। तो इस तरह से चलता है, यही इसी को तरह से मॉडल समरफील्ड था। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आने लग गई कि ये आगे
जब मैंने p को तो 3 में डिवाइड करा, ये 2 तक तो एक्सप्लेन कर रहा था, इसको तो एक्सप्लेन कर रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन जब ये आगे हमने डिवाइड करी, जो वो लॉ था स्टार्क इक्वेशन आ गई, क्या कहते हैं, जिसमें क्या होता था डिवाइड हो जाती थी, ये आगे p 2px 2py 2pz, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, वो तो मॉडर्न दे देती है, ये नहीं दे पाया। तो इसलिए समरफेल्ड मॉडल को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट मार दिया, बिकॉज इसमें सिर्फ मेन शेल सब शेल्स तक का एक्सप्लेनेशन था, पर सब शेल से जब क्वांटम उस पे जाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, ऑर्बिटल्स, उसका एक्सप्लेनेशन इसके पास बेचारे के पास नहीं था, इसलिए क्या हो गया, ये मॉडल आपका इसलिए रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं करेक्शन रिक्वायर्ड इन बोहर थ्योरी। बोथ थ्योरी भाई, ये बोहर थ्योरी है, बोथ थ्योरी क्या होती है, तो दिस इज बोहर्स थ्योरी। तो बोहर थ्योरी में ना कुछ करेक्शन है, मतलब क्या मैं बता देता हूं। अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें, ठीक है, यहां पे मैं फिर वही कर देता हूं, अगर हम लोग एक्सप्रेशन देखें किसका, एनर्जी का, तो एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन आइसोटोप्स का भी स्पेक्ट्रा सेम होना चाहिए, बिकॉज आइसोटोप्स का मास क्या लेते हैं हम लोग, सेम ही लेते हैं। आई थिंक ये बात तो समझ आ ही रही है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करूं, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, फॉर दैट मैटर हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इन सब में क्या होता है, जनरली हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो सिमिलर रहता है, सेम सा होना चाहिए, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ड्यूटेरियम का जो इलेक्ट्रॉन है, और ट्रिटियम का जो इलेक्ट्रॉन है, इन सब का स्पेक्ट्रा सेम आता है। ये m जो होता है दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, ऐसे ही वही चीज लिखी है, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन द आइसोटोप्स मस्ट गिव द सेम स्पेक्ट्रा, बिकॉज आइसोटोप में बाकी सारी वैल्यू तो सेम ही है, फॉर दैट मास भी सेम है। मास किसका, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ये बाद में कंफ्यूज होता है, मास तो अलग है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया ये तो सेम आ रही है, बट जब स्पेक्ट्रा निकाला गया तो वो अलग आया। तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई, इन लोगों ने बोला यार ऐसा है कि क्योंकि इनके मासेस अलग अलग आ रहे हैं, तो हम लोग को अंदर यहां पे m ना यूज करके यहां पे एक्चुअली टर्म यूज करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं, ये टर्म गलत है, हमको यहां पे m यूज नहीं कर सकते, यहां हमको यूज करना पड़ता है म्यू। म्यू को बोला जाता है रिड्यूस मास, तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस मास। और ये म्यू क्या होता है, इस पे आ जाते हैं यहां पे, ठीक है, करेक्शन रिक्वायर्ड। तो म्यू को कैसे निकाल सकते हो, एग्जांपल देता हूं। मान लो ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, न्यूक्लियस बेसिकली उसका न्यूक्लियस से ऊपर रह रहा है, और ये जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, ठीक है। तो रिड्यूस मास का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आपका एक्सप्रेशन आता है रिड्यूस मास का, ठीक है। दिस इज, ये एक्चुअली आपको यूज करना है, दिस इज रिड्यूस मास, म्यू इज द, ऐसा कर देता हूं, म्यू इज रिड्यूस मास, आपको ये यूज करना चाहिए, ठीक है, जहां पे कैपिटल M इज मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस जो भी आप यूज कर रहे हो, एंड स्मॉल m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं आपसे बोलूं जनरली अजम्पशन क्या होती है, ये तो हो गया जो करना चाहिए, अगर आप ये करते हो तो आपके पास एक्सप्लेनेशन आ रहा है क्यों हम इसको अलग करें, क्योंकि अदरवाइज तो एक्सप्रेशन सेम है, एनर्जी सब कुछ सेम आना चाहिए, स्पेक्ट्रा सेम आना चाहिए, पर आ नहीं रहा। यस, तो रिड्यूस मास करोगे तो एक्सप्रेशन अलग होगा, बिकॉज उसमें m की वैल्यू डिफरेंट होती है। पर सर नॉर्मल केसेस में क्या दिक्कत आती है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल अजम्पशन क्या ली जाती है, नॉर्मल अजम्पशन ये ली जाती है कि इलेक्ट्रॉन का मास, इस बड़े तमाशे के न्यूक्लियस से आगे तो कुछ होता नहीं है, तो नॉर्मल अजम्पशन क्या होती है, m जो होता है इट इज ग्रेटर देन m। तो आप जब m बहुत बड़ा है m से, तो m प्लस m को कैसे लिख सकते हो, m प्लस m को अप्रोक्सीमेटली m लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप रिड्यूस मास का एक्सप्रेशन देखोगे तो कितना होता है, m इंटू m अपॉन m आ जाएगा, बिकॉज इसको आपने क्या कर लिया, m के बराबर कर दिया, तो ये खत्म हो गया, तो इट इज इक्वल टू m। तो नॉर्मल केस में तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बट रियल में आइसोटोप्स का एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आप लोग रिड्यूस मास का एक्सप्रेशन यूज करोगे, अदरवाइज हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है जिससे हम उसको डिफरेंशिएट कर सके। समझ आ रही है बात? यस, तो दिस इज द करेक्शन नीडेड इन अगेन बोहर थ्योरी। तो बोहर थ्योरी में ये करेक्शन अगर आप लगाओगे तो आपके पास एक्सप्लेनेशन पूरा बन जाता है। एंड इसके साथ अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी के ऊपर, जिसके ऊपर आप लोगों ने काफी ज्यादा तमाशा करा, पता नहीं क्यों, बट रियल में ना एक बात सुन लो, मैं फिर से बता देता हूं, जितना यूज करना था वो सारा कुछ मैं ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस में करवा चुका था, ठीक है। फिर भी आप लोग कह रहे थे नहीं सर हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताओ कहां से आ रही है, तो एग्जैक्ट ये है जिसका यूज कोई नहीं है। अगर ऐसे मन में आ रही है कोई इच्छा, अरे सर यूज क्या है, कहीं हमारे को समझ ना आ रहा, अबे भाई
वो सारा करा दिया। इसको यूज करके हंड्स रूल का एक्सप्लेन किया जाता है, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, पर चलो फिर भी मन के अंदर इच्छा है तो मैं कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। मान लो एक p ऑर्बिटल लेता हूं, तो ये मेरे पास p ऑर्बिटल है, px, ये py, ये pz, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में 3 पार्ट्स होते हैं, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन किया, कंडीशन समझ लो, कंडीशन, तो कंडीशन ये है इलेक्ट्रॉन should have parallel spin, should have parallel spin। अगर इलेक्ट्रॉन की पैरेलल स्पिन होती है तो पैरेलल स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, ये अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ये जो बंदा है, एक अगर मैं इसको अलग कलर से दिखा दूं, ये मान लो ये कलर है, ठीक है, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, तो ये क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से, ये हमारे पास ऑर्बिटल है, तो ये जो पीला वाला है ये इधर आ गया, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन आ गया पीला वाला, ये ऐसा कर देता हूं, दिस पीला कम्स हियर, एंड बाकी कौन से हरे वाले, तो ये हरे वाला तो ऐसे ही था, ये हरा वाला आपका ऐसे आ गया, ठीक है। मतलब हुआ क्या, इन दोनों ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम पैरेलल स्पिन वाले क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन, कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस, ये अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। और जब वो एक्सचेंज करते हैं, देखो कभी भी ना, ये ऑर्गेनिक का प्रिंसिपल है, आगे जाके सीखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, लोकलाइज चार्ज होगा, लोकलाइज मतलब एक जगह बैठा हुआ, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है तो वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दैट बिकम्स अनस्टेबल। एक चार्ज कोई भी पसंद नहीं करता, तो चार्ज आता है, रोना आता है, तो चार्ज को अगर आप मूव कर दो, आप ऐसे सोच लो कि मैं हूं, मेरे ऊपर 100 रुपए का उधार है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे ऊपर है तो मैं रोऊंगा, लेकिन मैंने 100 रुपए का उधार क्या किया, अपने दोस्त को बोला भाई 50 तू उठा ले, 50 मैं उठा लेता हूं, तो चार्ज 50-50 कर दिया, तो 50 रुपए क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जब शिफ्ट होता है चार्ज जैसा मनहूस चीज, जब शिफ्ट होती है तो वहां से ना स्टेबिलिटी आती है। तो जब भी आप चार्जेस को मूव करते हो तो इट ब्रिंग स्टेबिलिटी। फॉर दैट मैटर, जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, इससे क्या होता है, इससे स्टेबिलिटी आती है। तो दिस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, दिस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी लेके आता है। वो स्टेबिलिटी कितनी आती है उसको, जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं किससे, वाई एक्सचेंज एनर्जी। इससे कुछ स्टेबिलिटी कैसे आती है, एनर्जी कम करके, वो कितनी कम हो जाती है, वो होती है एक्सचेंज एनर्जी के बराबर। तो दिस ब्रिंग्स स्टेबिलिटी वाया एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज मतलब पोजीशन एक्सचेंज करी तो एक्सचेंज एनर्जी। तो जो एक्सचेंज एनर्जी होती है उसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, स्टेबिलिटी निकल के आती है। तो हमको दिमाग में एक चीज रखनी है कि जब भी पार्टिकल्स अपनी पोजीशन बदले, ध्यान रखना है कौन से बदल सकते हैं, पैरेलल स्पिन वाले। तो एक पार्टिकल अपनी पोजीशन बदलता है तो कुछ ना कुछ वो स्टेबिलिटी लेके आता है, जिसको बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। यहां जितनी ज्यादा एनर्जी होगी एक्सचेंजेस, ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस मोर इज द स्टेबिलिटी। ये भी थर्ड पॉइंट आ गया। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ग्रेटर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, more is the stability, more is the stability, उतनी ही क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी एनर्जी बराबर है। आप ऐसा नहीं है मुंह उठा के सर इसको ना किसी और के साथ एक्सचेंज कर देते, नहीं, ये सबके सब क्या थे, ये सबके सब आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे। याद है डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनका एन भी सेम होता है और एल भी सेम होता है, वो वाले, इन सबके एन एल वैल्यू सेम होंगी, तो उनके अंदर आप ये हरकत कर सकते हो। तो दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस, इट एक्सचेंज स्टेबलाइजिंग एनर्जी नोन एज एक्सचेंज एनर्जी। ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका एक्सचेंज एनर्जी का होता है, जहां पर, ठीक है, यहां पर अब पॉइंट आ जाता है कि सर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। वो कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दिस। तो देखो यार, मान लो मेरे पास n है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो डीजनरेट ऑर्बिटल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल हैविंग सेम स्पिन, हैविंग पैरेलल स्पिन। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पैरेलल स्पिन रखते हैं, PARALLEL स्पैन, ठीक है, उसको n बोल दिया।
तो हमारे पास जो एक्सचेंज एनर्जी निकल के आती है, ई एक्सचेंज लिख देता हूं, ये एक्सचेंज एनर्जी है, ठीक है। ये बराबर होती है n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स के इज अ कांस्टेंट। ये आपका फैक्टर होता है ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। तो जितनी वैल्यू आपकी ज्यादा होगी n की, ऑब्वियसली एक्सचेंज उतना ही हमारा ज्यादा होता रहता है। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, कुछ केसेस बना लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे यहां पे बोलता हूं मैं n की वैल्यू 1 है अगर, तो मतलब कैसा होगा, जैसे p ऑर्बिटल ले लेते हैं, n की वैल्यू 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर आप इसको निकालोगे तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ जाएगी, एक्सचेंज आ जाएगी n1 हो गया, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के, कितना आ जाएगा 0, एक्सचेंज एनर्जी 0। अबे एक किसके साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा, खुद के साथ खुद की पोजीशन एक्सचेंज करेगा, तो यहां पे कोई एक्सचेंज एनर्जी आएगी नहीं, ये समझ गया तू, ठीक है। अच्छा, अगर n को आप 2 लेते हो तो क्या हो जाएगा, n2 लेंगे तो मतलब ये 2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं, ध्यान रखना। तो यहां पे एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, के। फॉर दैट मैटर कोई पूछे व्हाट इज के, तो के इज द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जब एक बंदा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पोजीशन बदले। तो कोई पूछे के क्या है, व्हाट इज द कांस्टेंट, इट इज, क्योंकि अभी यहां से के किसके बराबर आ गया, एक्सचेंज एनर्जी बराबर आ गई के। तो व्हाट इज के, इट इज एक्सचेंज एनर्जी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज एनर्जी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज एनर्जी क्रिएट करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, उसमें जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड के, दैट इज इक्वल टू के, ठीक है। अच्छा सर, अगर 3 आ जाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पे 3 आ गया, मान लो मैंने n इक्वल टू 3 निकालना है, तो मतलब अब मेरे पास ऐसा हो गया, देखो जरा ध्यान से, ये आ गया मेरे पास 1 2 3 ऐसे निकल गया। अब इसमें कैसे करेंगे, तो n की वैल्यू 3 है, तो एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 के, तो ये खत्म हो गया, तो कितनी आ रही है, 3 के आ रही है। अच्छा चलो सर, n इक्वल टू 4 पे भी सारे निकाल देते हैं, n इक्वल टू 4 पे निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, यहां से देखना। अब इसमें ना एक पंगा है, n इक्वल टू 4 में अगर आप देखोगे, आप लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, आप क्या करते हो इस केस में, जब आप एक्सचेंज एनर्जी निकालते हो तो आप यहां पे ना सीधा 4 डाल देते हो, आप यहां पे 4 इंटू 3 बाई 2 के करने लग जाते हो, विच विल बी क्रिमिनल मिस्टेक, बिकॉज n क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम स्पिन के हैं। तो यहां पे सेम स्पिन का ये है, सेम स्पिन का ये है, सेम स्पिन का ये है, तो यहां भी जब आप एक्सचेंज एनर्जी निकालोगे तो वो 3 इंटू 2 बटा 2 के होगी, दैट इज 3 के। यहां भी एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ रही है सर, 3 के ही आ रही है। हाँ, प्लस एक पंगा और हो गया, यहां पे एक मल्टीपल फैक्टर आ रहा है, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पता क्या हो रहा लग गया है, यहां पे होने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इसमें जो एक्चुअल में एक्सचेंज एनर्जी तो बराबर ही आ रही है, 3 और 4 में, दोनों में एक्सचेंज एनर्जी बराबर आ रही है, लेकिन इसमें 3 के साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऐड हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पास लाओगे, उससे क्या होता है, बहुत अनस्टेबल हो जाता है सिस्टम, तो दिस विल बिकम लिटिल बिट टफ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं n इक्वल टू 5 की, ठीक है, फॉर दैट मैटर n 5 ले लेते हैं, चलो 6 करता हूं सीधा, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आई गया। जैसे मान लो 6 में निकालनी है, अब 6 में जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो पॉइंट ये है, आपके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये इनकी एक्सचेंज एनर्जी कैसे निकलेगी, 3 इंटू 2 बाई 2 के, यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 के एनर्जी इसकी आ गई। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पिन के, तो इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये भी 3 इंटू 2 बाई 2 के, सॉल्व करेंगे तो ये भी कितनी आ जाएगी, 3 के। अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं, टोटल एनर्जी, तो टोटल कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 3 दैट इज 6 की एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, साथ में कुछ ना कुछ रिपल्शन निकल के आता है, यस। तो इसकी जब एग्जैक्ट मेजरमेंट करी जाती है, तो आप एक चीज देखना, जैसे यहां पे मैं सिस्टम देखता हूं P3, तो मेरे पास P3 जो था, P3 जो है, जैसे एग्जांपल देता हूं, P3 जो है वो आपका P2 से तो ज्यादा स्टेबल है, इसमें 3 के एक्सचेंज आ रही है और उसमें के एक्सचेंज आ रही है, तो P3 जो होगा P2 से तो ज्यादा स्टेबल है, यस। ऊपर से P3 जो है वो P4 से भी ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज यहां पे कितनी आ रही है, 3 के, और साथ में रिपल्शन आ रहा है, यस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये P4 से ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह से क्योंकि 5 में भी क्या होगा, इवन दो के वैल्यू बढ़ेगी, 3 के प्लस के आ जाएगी, 4 के आ जाएगी, पर उसमें 2 रिपल्शन हो जाते हैं, तो ये जो है ये P5 से भी ज्यादा है और P1 से भी ज्यादा है, यस, सबसे ज्यादा है। लेकिन P6 जो है
उसमें 6K आ रहा है, 6K। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का फैक्टर है ऑब्वियसली इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 रिपल्शन आ रही हैं, पर ये 6K उसको कवर कर जाता है। तो जो P6 होता है वो सबसे भारी होता है, तो P6 सबसे भारी होगा, तो जो फुली फिल्ड होगा वो सबसे स्टेबल है, फिर आपका हाफ फिल्ड और फिर बाकी सारे आते हैं। और यही हरकत आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाली चीज मैंने क्लास में बताई है कि नहीं बताई, और यही हमको जरूरत थी। दिस वॉज टॉट इन क्लास, ये क्लास में बताई हुई है। फिर भी पता नहीं क्यों रोल है तुम लोग, एक्सचेंज एनर्जी करा, एक्सचेंज एनर्जी करा। अबे उसको करा के जो निकालना है वो तो बता दिया। यस, इसी तरह से जो D10 होगा वो सबसे स्टेबल, फिर D5, फिर बाकी सारे। इसी तरह से F14 सबसे स्टेबल होगा, फिर F7, फिर बाकी सारे। तो वो तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो आ रहा है इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमें भी नहीं निकालनी, जरूरत ही नहीं है, बस हमको फाइनल डेटा की जरूरत है। और ये चीज हम क्लास में कर चुके हैं कि फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड देन बाकी सारे। यस, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, जो आपको पता नहीं क्यों चाहिए था। इसके साथ क्लास को करते हैं द एंड। आई होप कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हैं, और अगर कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हैं तो अब हमारा एडवांस लेक्चर नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है भाई, खुश खुश अब। यस, तो दिस वाज अबाउट इट। मेजर टॉपिक्स जो भी आपने बोले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अब आपके कवर हो गए हैं। देखो यार, इन लेक्चर्स को तभी यूटिलाइज करना जब आपके नॉर्मल टॉपिक्स पूरे कवर्ड हैं। ठीक है, ये बहुत एडवांस टॉपिक्स है, इसमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा एडवांस है जो कि आज तक एडवांस में भी नहीं आए हुए। ठीक है, सुपर एडवांस टॉपिक्स हैं। दीज आर मेनली टॉट फॉर इन द सेंस कि आपकी जैसे ब्लैक बॉडी एक है जिससे अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर अदरवाइज वो भी इतना नहीं आता था। पर बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें तो बहुत कम सवाल आते हैं। तो तुमको क्या देखना है, ये तब करना जब नॉर्मल तैयारी हो। ये बेसिकली पेपर को एक दो क्वेश्चन ऐसा डालता है आईआईटी, एक दो टॉपिक ऐसा डालेगा कि तुम्हारा बिल्कुल ही दिमाग फट जाए, अबे कौन सा टॉपिक पूछ लिया। फॉर दैट मैटर 2000 आई थिंक इफ आई एम रिकॉलिंग द ईयर 2017, अगर साल सही याद है तो 2017 में जिसमें कल्पित वीरवाल ने टॉप किया था, उसमें एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम रिलेटिविटी टॉपिक, जिससे कभी नहीं आया क्वेश्चन, पर उस साल में एक क्वेश्चन आया और कल्पित ने वो टॉपिक पढ़ा हुआ था, ही स्कोर्ड फुल मार्क्स। तो ये वो है टॉपर्स के बीच में डिफरेंस करने वाला। तो तुमको ये वाली जो चीजें हैं ये तब पढ़नी है जब नॉर्मल कंटेंट पूरा कवर्ड है, अदरवाइज इनका कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत हाई लेवल चीजें हैं, पल्ले नहीं पड़ेंगी। जब नॉर्मल चीजें नहीं आती तो ये कैसे पल्ले पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।